So, good morning, everyone. I hope all of you are doing well and keeping yourself safe in this pandemic situation. I'm Dr. Kiran Khalatkar. I'm working as a medical advisor at Lupin. एंड जैसे आप सबको पता ही है, हम लोगों ने एक नया ये वेबिनार सीरीज शुरू किया है जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मेंस हेल्थ। तो इस प्रोग्राम के सेकेंड एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और आज के इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग समस्या, दैट इज इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो इस इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्याओं को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ आज फिर और एक बार जुड़े हैं हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट डॉक्टर संजय पांडे सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस एपिसोड में। और आगे बढ़ने से पहले मैं सर आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप थोड़ा सा रिकैप में बता दें कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में क्या डिस्कस किया था। गुड मॉर्निंग डॉक्टर किरण, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कोकिलाबेन हॉस्पिटल के दूसरी मंजिल में यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, एंड्रोलॉजी डिपार्टमेंट के ऑफिस से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। पिछले हफ्ते हम लोगों ने एक बहुत ही अहम टॉपिक पे बात की थी, बस्टिंग मिथ्स इन मेल फंक्शन एंड मेल सेक्सुअल डिसफंक्शन। सो मेंस हेल्थ में जितनी भी ये मिथ्या रहती हैं जिसको लेकर के हम अपने दिमाग में उसे एक विशियस साइकिल बना लेते हैं, उन सब पे हमने गौर किया था इसी चैनल पे जहां आप आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आप सबको रविवार के इस अवसर पे इस टॉपिक पे आने के लिए बहुत धन्यवाद। 10 जनवरी को 10 बजे हम मिले थे इस टॉपिक पे, जहां हम बस्टिंग द मिथ्स इन मेल में बात कर रहे थे। उन सब मिथ्या, उन सब चीजों में जिसमें हमें एक तरह का डर रहता है, एक तरह की शंका रहती है, और जिसके द्वारा मेंस हेल्थ की पूरी टॉपिक को एक्चुअली वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया है, बिकॉज ये इतना हद तक श्राउडेड है मिस्ट्री में जिसमें रहा है। उसको हम एक्चुअली कवर कर रहे थे लास्ट टाइम। डॉक्टर किरण ने उस तरह के स्पॉन्टेनियस क्वेश्चंस जो आपके आधार से आया था और जो आपके पोल से आया था, उन सबको डिस्कस किया था। और वो सब क्वेश्चंस एक्चुअली बहुत ही अहम है। एक कॉमन रोजमर्रा की जिंदगी में जिसमें हम इतने सारे स्ट्रेस के साथ गुजरते हैं, उसमें एक और स्ट्रेस जुड़ना जो अपनी बॉडी का स्ट्रेस है, जो अपनी पार्टनरशिप में अपने को हेल्प नहीं करता, उस पर हमने बहुत सी बातें की थी। अगर आपने उसको मिस किया था तो वापस जाकर के इसी चैनल पे शायद 10 जनवरी को 10 बजे की वो जो प्रोग्राम थी जहां पे हम 10 कदम आपके साथ बढ़े थे, उस पर अवश्य गौर कीजिएगा। और वहां से आगे बढ़ने के लिए ये जो न्योता है जो हम आज कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ाने का, उस पर गौर करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सो लेट्स स्टार्ट मेंस हेल्थ की बात डॉक्टर संजय पांडे सर के साथ। सर, जैसे कि आप आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या के बारे में। तो एक नॉर्मल धारा है लोगों के बीच में कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है वो जैसे उम्र बढ़ती है उसके साथ ये समस्या होती है, और उस चीज के साथ लोगों को सीखना चाहिए। मतलब उसको कुछ ये नहीं है, मतलब उसके साथ जीना सीखना चाहिए लोगों को। तो इसके बारे में क्या कहेंगे सर? इरेक्टाइल डिसफंक्शन अगर कहा जाए तो इरेक्टाइल फंक्शन का कहीं ना कहीं गड़बड़ होना, कहीं ना कहीं उस जर्नी में जहां सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था और कंप्यूटराइज चल रहा था, उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाना। मैं इस पे ये स्ट्रेस करना चाहता हूं कि इरेक्टाइल फंक्शन जो है वो किन किन पिलर्स पे आधारित है। वो जो पिलर्स पे आधारित है उसमें सबसे पहला पिलर तो डिजायर होता है। हमारी अपनी पर्सनल एक पुरुष की इच्छा की बात होती है, तो डिजायर इतना इंपॉर्टेंट है, इस डिजायर में कुछ भी गड़बड़ ना हो जाए, पहला। दूसरा, कैपेबिलिटी उस ऑर्गन की जो इरेक्टाइल फंक्शन में सबसे ज्यादा भागीदार रहता है, और इरेक्शंस का नॉर्मल होना, नॉर्मल स्पॉन्टेनियस इरेक्शंस होना सुबह के टाइम में यंग लोगों में, नॉर्मल इंड्यूस्ड और केपेबल इरेक्शंस होना पार्टनरशिप में। तीसरा, उनका ऑर्गेजम या उनका इजैकुलेशन का जो फंक्शन है वो होना, और फाइनली एक तरह की पार्टनरशिप में ये बिल्कुल पटना। तो इन सब चीजों को अगर बिल्कुल एक साथ देखा जाए तो ये इरेक्टाइल फंक्शन की जो पूरी एक्टिविटी, जहां स्पॉन्टेनियसली और बिल्कुल कंप्यूटराइज स्वचालित तरीके से ये फंक्शन मेंटेन हो रहा जा रहा है, अब ये फंक्शन कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है कुछ कुछ कारणों से। और जैसा डॉक्टर किरण ने पूछा है कि ये एक पार्ट ऑफ एजिंग है, बिल्कुल। ग्रेसफुल एजिंग में बहुत सी चेंजेस होती हैं जो चेहरे पे दिखता है और जो शायद बदन के अंदर होता है और हमें दिखता नहीं है। और बाकी ऑर्गन्स चेंज होते जाते हैं, किडनीज में चेंजेस आती है, ब्रेन में चेंजेस आती है, हमारी थॉट प्रोसेस में चेंज आती है। लेकिन इसका मतलब नहीं दैट वी आर ग्रोइंग ओल्ड। मेरे ख्याल से ग्रोइंग ओल्ड कुड बी लॉट मेंटल देन फिजिकल। मेंस हेल्थ में आज के जमाने में 40 साल का आदमी भी बूढ़ा हो सकता है और 80 साल का आदमी भी जवान हो सकता है। तो मेंस हेल्थ की टॉपिक इतनी स्ट्रांग है कि बिकॉज इसमें आप कितने मोटिवेटेड हैं, कितने ड्रिवन हैं। मैंने कहा था डी फॉर डिजायर एंड डी फॉर बीइंग ड्रिवन। तो कहना कि ग्रोइंग ओल्ड एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ इट, जी हाँ, उम्र के साथ साथ इरेक्टाइल डिसफंक्शन आती है।
जो इरेक्टाइल फंक्शन बिल्कुल ठीक थी कल तक, वो सडनली याद आया कि 6 महीने से 6 साल से हमारी कुछ गड़बड़ चल रही है। हमें इसके साथ रहना पड़ेगा। जो डॉक्टर किरण ने पूछा है तो ये सच नहीं है। आज के जमाने में और इस तरह के इतने स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म्स जो लुपिन इंडिया और कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल के जरिए आज आप तक पहुंच पा रहा है, ये पूरा जरिया ही है कि मैं आपको बता पाऊं कि अब हमें इसके साथ रहने की जरूरत नहीं। ये अगर है और हम केपेबल हैं और हमारी पार्टनरशिप बिल्कुल, तो हम इसके साथ रहेंगे नहीं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये एक क्वालिटी ऑफ लाइफ इशू है, जिस क्वालिटी ऑफ लाइफ इशू को हम कितना अपने आप को इंप्रूव करना चाहते हैं वो हम पे डिपेंड करता है। तो पूरा एस्पेक्ट कि हम अपने आप को इंप्रूव करना चाहते हैं एंड टू लर्न टू लिव विद इट, जो हमने सुना वो शायद जरूरी नहीं होगा। वी हैव टू लर्न टू गेट आउट ऑफ इट, मेरा ये कहना होगा डॉक्टर किरण। दैट मींस अगर ये प्रॉब्लम है तो इस प्रॉब्लम को जड़ से हटाने की जरूरत होगी। ऑब्वियसली आपको अपने स्पेशलिस्ट एंडोलॉजिस्ट के पास ये बताने की जरूरत होगी। और यहाँ मंडे सुबह से लेकर सैटरडे शाम तक हम इस तरह के मरीज देखते हैं जहां पे हम इरेक्टाइल फंक्शन की गड़बड़ को, इरेक्टाइल डिसफंक्शन को A to Z सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली इन फ्री एंड अ फेयर डिस्कशन अक्रॉस द टेबल, बिल्कुल पार्टनरशिप में एक डॉक्टर और एक मरीज के अंतराल जो होती है वो शायद आपको हेल्प करती है नॉट टू लिव विद इट बट टू कम आउट ऑफ इट। और इसलिए जरूरी है कि उम्र के साथ साथ अगर किसी को 40s में या 50s में या 70s में इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो उनके पास आज ट्रीटमेंट अवेलेबल है, उनके पास आज एक अवेयरनेस ड्राइव अवेलेबल है। आप उस अवेयरनेस ड्राइव में आज रविवार की सुबह जुड़े हुए हैं और इसमें जुड़े रहिए। थैंक यू सर। सो जैसे उम्र की बात हो ही रही है, तो क्या ये समस्या जो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन की, ये यंगर एज में नहीं पाई जाती है? तो किरण बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन हो गया है। एक जमाने में आज से 24 साल पहले जब मैं यूरोलॉजी सीख रहा था, एंड्रोलॉजी पे घुस रहा था, उस जमाने में मेरे को मालूम है कि ये 40 से 50-60 साल के एस्टैब्लिश्ड लोग ही आते थे जिनकी जिंदगी संवर गई है, जो अपनी पटरी पे हैं, और उसके बाद वो देखते हैं कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ में क्या क्या मुश्किलें हो रही हैं, फिर भी हिचकते हुए आते थे। आज जमाना बदल गया है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन डज नॉट अफेक्ट यंगर मैन, ये सच नहीं है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन कैन बी अ डिसफंक्शन एट एनी एज ग्रुप। जब हमें पता चला तो छोटा सा बच्चा जिसका ऑर्गन वो है जिससे वो यूरिन पास करता है और उसके बाद जैसे एडोलेसेंस में जाता है और अपने ऑर्गन के बारे में उसको समझ होती है, जो हार्मोन चेंजेस हो रही है, वहां से लेकर के आज का पुरुष उस वृद्धावस्था तक अपनी फंक्शन को मेंटेन करना चाहता है। तो यंगर लोगों में इसका मतलब ये है कि जो यंग लोग हैं, जिनको मैं बोलूंगा 20 से 25 से 30 से 35 और मैं आगे बढ़ते जा रहे हैं, इन्होंने कभी इस ऑर्गन को शायद इस इरेक्टाइल फंक्शन के लिए यूज ही नहीं किया होगा, या सिर्फ उतना ही यूज किया होगा, या जानकारी उतनी ही होगी। तो इन लोगों के लिए आज ये प्रोग्राम बिल्कुल डेडिकेटेड है कि इरेक्टाइल फंक्शन एबनॉर्मल होने के कारण बहुत होते हैं और ये यंग लोगों से लेकर के वृद्धावस्था में किसी को हो सकते हैं। उस जमाने में जब एस्टैब्लिश्ड लोग आते थे कि मेरा सब ठीक चल रहा था पिछले 10-20 साल से और अब गड़बड़ हो गया, आज वो थोड़ी सी बदल गई है। यंग लोगों में भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, जो साइकोलॉजिकल हो सकता है, जो ऑर्गेनिक हो सकता है, जो डिजीजेस के कारण हो सकता है और जिस पे हम गौर कर सकते हैं। तो यंग लोगों को भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन होती है और आज ये देखने को मिल रहा है कि बहुत से यंग लोग आते हैं और बिल्कुल बिना हिचक के पूछते हैं और अपने आप को ठीक करना चाहते हैं ताकि वो केपेबल रहें अपने फ्यूचर में। ओके सर। तो सर ये जो समस्या है इरेक्टाइल डिसफंक्शन की, ये लोगों को सिर्फ मतलब खाली थोड़ा बहुत अपसेट हो सकते हैं, बट इससे कुछ डेंजर नहीं होता है ये समस्या से? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डॉक्टर किरण। ये बिल्कुल जो हमें मंडे से सैटरडे तक पूछा जाता है उस तरह के क्वेश्चंस आपने निकाले जो रोजमर्रा की जिंदगी में यंग लोगों के लिए जानना जरूरी है और जो पूछते रहते हैं उनके पास आंसर्स नहीं होता है। तो अवश्य इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक अपसेटिंग चीज है। कोई भी चीज अगर पटरी से हट जाए तो वो डिसफंक्शन है और डिसफंक्शन ऑब्वियसली अपसेटिंग है। वो डिसफंक्शन ये ना हो कि वो डेंजरस बन जाए। तो अपसेटिंग इसलिए है बिकॉज हम फेल कर रहे हैं और ये विशियस साइकिल ऑफ फेलियर चल रहा है एक तरफ। दूसरी तरफ डेंजर, जी हाँ, आज के जमाने में इरेक्टाइल डिसफंक्शन सिर्फ उस ऑर्गन की बीमारी को नहीं मानी जाती है। अब जहां तक इतनी सारी साइंटिफिक गवेषणा हो चुकी है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक सिंगल सेंटेंस में, इफ यू आर नॉट गेटिंग अ राइट इरेक्शन और अ केपेबल इरेक्शन, योर हार्ट इज हेडिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है? आज के जमाने में इरेक्टाइल डिसफंक्शन को एक वस्कुलर डिजीज मानी गई। वस्कुलर डिजीज मतलब ये पहले भी था, लेकिन पहले हम उस ऑर्गन पे इतना कंसंट्रेट कर रहे थे कि शायद हमारी साइंटिफिक एक्टिविटी और हमारी टीम वर्क और बाकी सारे फैक्टर्स को शायद देखा नहीं गया। आज हम देखते हैं कि उस उम्र में जो 30 से 60s के बीच में है, जहां एक स्ट्रेसफुल लाइफ में किसी को हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, एथेरोस्क्लेरोसिस है और क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज होने वाली बहुत सी प्रोग्रेसिव मेटाबॉलिक डिजीजेस हो रही हैं,
उनमें हार्ट इफेक्ट होने के चांसेस होते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये वास्कुलर डिजीज कही जाती है जहां पे ब्लड सप्लाई की समस्या के कारण उन ऑर्गन्स को चोट पहुंच सकती है। और क्या दो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, एक तो ऑर्गन इन क्वेश्चन है पेनाइल ऑर्गन या मेंस ऑर्गन, दूसरा ऑर्गन हार्ट है। तो जो लोगों को बहुत ही रिफ्रैक्टरी और सीवियर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, उन लोगों की शायद बहुत ही सीवियर हाइपरटेंशन है, उन लोगों की सीवियर कार्डियक डिजीज हो सकती है, डायबिटीज लॉन्ग स्टैंडिंग अनकंट्रोल हो सकता है, बहुत ही सीवियर एथेरोस्क्लेरोसिस या बहुत ही सीवियर लिपिड की और लिपिड प्रोफाइल की प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं शुरू से कह रहा हूं कि इरेक्टाइल फंक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अहम मार्कर है वो आज का मेंस हेल्थ का। तो एक तरह की इस तरह की मार्कर जिसमें किसी का इरेक्टाइल फंक्शन गड़बड़ हो रहा है, हम उस मनुष्य के बारे में सब कुछ जान जाते हैं। जैसे हमने ईसीजी किया तो हम हार्ट के बारे में सब कुछ जान जाते हैं और उसके बाद हम अपने स्टेप्स आगे बढ़ते हैं। अगर कोई यंग एज पे या कोई इतने सारे फैक्टर्स जिसके बॉडी में है, जिसमें डायबिटीज, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर, अथेरोस्क्लेरोसिस, लिपिड की प्रोफाइल गड़बड़ है, लिवर प्रोफाइल गड़बड़ है, इन सब चीजों के साथ साथ अगर वो आते हैं तो कहीं ना कहीं वर्ड डेंजर भी ऐड होता है। क्यों? बिकॉज मैंने कहा था कि ये कार्डियक इश्यू हो सकती है। तो ऐसे बहुत पेशेंट्स रहे हैं इस दुनिया में, इस जमाने में, जिनकी प्रोफाइल ओवरऑल मेटाबॉलिक प्रोफाइल जो होती है, जिसमें वो वैल्यूज बहुत ही गड़बड़ थे, उनको शायद पता भी नहीं था। वो जगह तो पता चला उनके अनकंट्रोल डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल के बाहर है, ये सब लॉन्ग स्टैंडिंग है और इन सब में कार्डियक चोट पहुंच रही है। तो अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन रिफ्रैक्टरी है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बहुत यंग लोगों में है और उन लोगों में जिनमें ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है जो मैं बता रहा हूँ, जो लाइफस्टाइल डिजीजेस आज के जमाने की गिफ्ट है, जो हम स्ट्रेसफुल लाइफ में जीते रहते हैं और देखते रहते हैं, इन लोगों के लिए जानना बहुत ही जरूरी है कि पॉसिबल है कि आपकी हार्ट को भी चोट पहुंच रहा है, क्योंकि ये दोनों की एक तरह की विकल्प है जिसमें पेनाइल वेसल अगर इतना ब्लॉक होता है तो इरेक्टाइल फंक्शन डिस्फंक्शन बन जाता है। जब उतना हार्ट में ब्लॉक हो जाएगा बिकॉज ऑफ लिपिड प्रोफाइल, एथेरोस्क्लेरोसिस और डायबिटिक चेंजेस होते हुए, तो पॉसिबल है आपको कार्डियक चोट पहुंच सकती है। तो मैं हर समय देखता हूं कि अगर यंग पेशेंट्स में उस तरह की फैक्टर्स होती हैं तो ऑब्वियसली एक शब्द हल्का सा डेंजर का रहता है। तो डेंजरस अवश्य है, बिकॉज आज के जमाने में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन इज नोटेड एज अ वास्कुलर डिजीज। इसका मतलब ये कि ये एक बैरोमीटर है या एक मार्कर है ऑफ मेंस हेल्थ। इरेक्टाइल फंक्शन गड़बड़ हो रहा है मतलब बहुत सी चीजें गड़बड़ हो रही हैं, सिर्फ एक मार्कर है जो आपको बता रहा है कि आपके बाकी बॉडी के फंक्शन गड़बड़ हो रहे हैं। आपको अपने एंड्रोलॉजिस्ट को, अपने कार्डियोलॉजिस्ट को, अपने फिजिशियन को मिलने की जरूरत होगी और इस तरह के पेशेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। ओके, थैंक यू सर। और एक ऐसी धारा है लोगों के बीच की इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो है ये सिर्फ इसकी वजह से है कि आपका अपने पार्टनर के टूवर्ड्स उतना अट्रैक्शन नहीं है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इरेक्टाइल फंक्शन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है ना, वो इरेक्टाइल फंक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू अराउजल होता है। तो अराउजल एक्चुअली कैन हैपन विथ लुक्स, देख के, टेस्ट, टच, फील, सब कुछ से होता है। तो ये अराउजल की जो पूरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, ये डेवलप अगर नहीं है या हो नहीं रही है या प्रोग्रेसिवली गड़बड़ होती जा रही है, तो इसके कारण बहुत होते हैं। ऑब्वियसली देखा जाए तो अगर हम दो तरह के ब्रॉडली इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को अगर सेपरेट करते हैं, एक तो ऑर्गेनिक होता है जहां मैंने कुछ डिजीजेस की बात की थी जो सिस्टमिक है, और कुछ लोकल ऑर्गन की डिजीजेस होती हैं। दूसरी तरफ एक उस तरह का सिचुएशनल या साइकोलॉजिकल इशू होता है जिसे हम साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट कहते हैं, जहां पे पता चलता है कि हम एक पार्टनर से शायद स्टिमुलेट नहीं होते हैं और दूसरा पार्टनर शायद हमें केपेबल लगता है। तो ऑब्वियसली ये पॉसिबल है कि अगर you are getting a difficulty in having an erection with one partner, possibly it may not be necessary कि दूसरे पार्टनर के साथ भी उतनी ही प्रॉब्लम हो, और ऐसा पुरुष भी आके खुद बताते हैं। तो मेरा ये मानना होता है कि एक तरह का अराउजल का जो एक्टिविटी है वो बहुत हद तक माइंड और बॉडी में, याद रखिएगा सब कुछ यहाँ से हो रहा है, आपके दिलो दिमाग से हो रहा है। तो मतलब व्हाट इज हैपनिंग बिटवीन द ईयर्स, जो आपके कानों के बीच में आपके ब्रेन के अंदर हो रहा है, जहाँ पे सारी जागरूकता जारी, सारी मैसेजेस डेवलप होती हैं और फिर वो पेरिफेरली जाके ऑर्गन को स्टिमुलेट करती हैं एज अ रिमोट कंट्रोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर पुरुष ये जाने कि कहीं ना कहीं अराउजल का जो एक्टिविटी बहुत हद तक आपके भी लिमिटेड है। तो आपकी स्ट्रेसफुल लाइफ जो इस जमाने में स्ट्रेस की एडिशंस की कमी नहीं है इस यंग पुरुष के लिए जो आज इस प्रॉब्लम से सफर कर रहा है, वो हर स्ट्रेस आपको एक चोट पहुंचाता है। मेरे लिए बहुत जरूरी है लोगों को समझाना कि अगर यू आर नॉट गेटिंग अ प्रॉपर इरेक्शन या उस तरह की इरेक्शन नहीं हो रही है तो अपने पार्टनर को ब्लेम न करें, क्योंकि प्रॉब्लम आप में है। यू आर एन एक्टिव इंडिविजुअल और ये शायद आपके ही तरीके से, आपके ही आगे बढ़ने से ये हो पाएगा। तो पूरा मानना ये है कि देयर आर मेनी रीजंस वेयर अराउजल कैन बी पुअर, डॉक्टर किरण। उसमें एक रीजन सबसे कॉमनली हार्मोन्स होता है जिसमें हम बाद में गौर भी कर सकते हैं। दूसरा है आपका पार्टनर। अगर आप में दंपति में या पार्टनरशिप में अगर लगाव नहीं है, अगर वो इमोशनल बॉन्डेज नहीं है, तो फिजिकल बॉन्डेज बहुत दूर हो जाती है। तो पूरा एस्पेक्ट ऑफ इंप्रूविंग द बॉन्डेज
is an emotional plus physical bondage. Your partner may not be effective enough for you to be getting aroused, तो इसलिए एक अंडरस्टैंडिंग, एक तरह की पार्टनर पार्टिसिपेशन, ये भी अपने में एक एक्टिविटी है। तो इसमें आप अपने पार्टनर के ऊपर अट्रैक्ट नहीं हो पा रहे, कारण बहुत सारे हो सकते हैं जैसा मैंने आपको समझाया, और इन कारणों को डिसाइफर करना, इसको थ्रैश करना और इसको इंप्रूव करना जरूरी होता है। तो कहते हैं कि एक पार्टनर ऐसा है, दूसरा पार्टनर वैसा है, हम इस पार्टनर के साथ अराउज होते हैं, उसके साथ नहीं होते। हमें पता चलता है कि ये बिल्कुल सिचुएशनल है, ये ऑर्गेनिक बीमारी नहीं है, मतलब आपकी ऑर्गन केपेबल है, ये कहीं अपर स्टोरी में प्रॉब्लम है जो शायद नीचे के मैसेजेस को बिल्कुल डिसाइफर नहीं कर पाता। ओके सर। सर और एक चीज है जिसमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की जो समस्या है, इसको ट्रीट करने के लिए बहुत सारे लोग खुद ही कुछ दवाई लेना शुरू करते हैं, सप्लीमेंट्स लेना शुरू करते हैं, हर्बल मेडिसिन, तो और वो डॉक्टर से बात करने में थोड़ा उनका हेजिटेशन रहता है, तो इसके बारे में थोड़ा। और किरण, जितनी भी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिजीजेस हैं आज के जमाने में, जिसमें बहुत कॉमन क्वालिटी ऑफ लाइफ डिजीजेस जो हम देखते हैं एज ए यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट, ओवर एक्टिव ब्लैडर, यूरिनरी लीकेज, उसमें लोग हिचकते हैं। पता चला कि स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस एक औरत में है और वो पैड्स पहन रही है कई सालों से। एक ओवर एक्टिव ब्लैडर है, अर्जेंसी है, कंट्रोल नहीं कर पा रहे, पानी पीना बंद कर दिया, डायपर पहन लिया कई महीनों कई सालों से। सिमिलरली पुरुषों में भी इस तरह की हिचक होती है। याद रखिएगा, ऐसे 20% पुरुष होते हैं जिनकी अपॉइंटमेंट वो खुद नहीं लेते हैं, उनके पार्टनर, उनकी वाइफ ने लिया है कि अब तो जाके डॉक्टर को दिखाओ, सही डॉक्टर को दिखाओ। तो इस सिचुएशन में जहां एक प्रॉब्लम साइलेंटली प्रोग्रेस कर रही है, वहां आप हर्बल रेमेडीज का और आयुर्वेद का इंतजाम करें और उसको खा करके ठीक हो जाएंगे, ऐसा सच नहीं है, क्योंकि आपके कारण अनेक है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एक तरह का कॉन्ग्लोमरेट या सिंड्रोम है जिसके कारण बहुत सारे हैं। वो सब कुछ मिलकर खिचड़ी पकता है जिसको इरेक्टाइल फंक्शन कहते हैं, जिसमें डायबिटीज नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, स्ट्रेस बहुत कम है, आपके ऑर्गन बिल्कुल सही सलामत है, ब्लड फ्लो अच्छी हो रही है, नर्व्स का जो एक्टिविटी है और उनकी स्टिमुलस बहुत बढ़िया है। इतनी सारी चीजें मिलकर जो खिचड़ी पकती है जिसको हम इरेक्टाइल फंक्शन कहते हैं, जिसमें एक आदमी अपने आप को स्वचालित या केपेबल पाता है और अराउज होते हुए अपने आप को परफॉर्म कर सकता है। वो कंडीशन अगर गड़बड़ होती जा रही है तो कहाँ दिख रहा है उनको सिर्फ यही दिखता है कि कुछ गड़बड़ है। तो ये बुखार नहीं है कि आपने पैरासिटामोल की दवाई काउंटर से खरीद ली और ठीक हो गए, या कोई हर्बल दवाई है जिससे आप ठीक होते रहेंगे। आज के जमाने में जिस लेवल की रिसर्च और गवेषणा हो रही है और हो चुकी है, क्योंकि हम आज स्ट्रांगली 2021 जनवरी में आपके साथ बैठे हुए हैं इस टॉपिक पे, ये आपको जानना जरूरी है कि आपके ऑर्गन में कुछ चीज प्रोग्रेसिव या कुछ एक्यूट हो रहा है, आपको अपने स्पेशलिस्ट मिलने की जरूरत है। रेमेडीज वही बताएंगे, रेमेडी बहुत हद तक अंडरस्टैंडिंग होगी, रेमेडीज बहुत हद तक ट्रीटमेंट होगी और फिर आपको क्योर तक लेके जाएंगे। तो आप उन रेमेडीज के बारे में क्यों जो सुनी सुनाई है सो कॉल्ड आज के जमाने में, यही हम पिछले हफ्ते 10 जनवरी के प्रोग्राम में बस्ट कर रहे थे कि आपको ट्रीट करने के लिए आप अगर डॉक्टर भी हैं तो शायद किसी और डॉक्टर की जरूरत पड़ी। तो अगर आप मरीज हैं तो आप अवश्य स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, अपने फिजिशियन, अपने एंडोलॉजिस्ट, अपने यूरोलॉजिस्ट के पास जाकर के डिस्कस करेंगे। तो मेरा मानना है कि सप्लीमेंट्स और हर्बल रेमेडीज शायद ट्रीटमेंट और क्योर ना हो, वो शायद आपको एक प्लेसेबो इफेक्ट ले आए, वो शायद वो साइड इफेक्ट लाए जो शायद आपको पता भी ना हो। मेरा ये मानना होगा कि इस एक्टिविटी को बिल्कुल ही एंकरेज ना करा जाए। अब हमें प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल बुखार है, हम अपने डॉक्टर को जाके मिलेंगे, उस स्पेशलिस्ट को जाके मिलेंगे। सिमिलरली ये प्रॉब्लम ऐसी है जहां हम हिचकते हैं और हिचक करके शायद आ नहीं पाते। तो मैंने कहा कि अगर ये प्रॉब्लम है अपने शहरों में जहां भी आप हैं, और मुंबई शहर में जहां लोग यहाँ पे आकर के हमें मिलते हैं, मेरे को ये खबर है कि मरीज सब कुछ कोशिश करने के बाद ही आते हैं। अब चलो एक बार ट्राई तो कर लें, एक स्पेशलिस्ट को दिखा लें। मेरा मानना है कि आपको ये प्रॉब्लम 1 महीने से है, 6 महीने से है, लॉकडाउन में रहा है, या ये प्रोग्रेस कर रहा है और आप इसे अनदेखा कर रहे हैं, तो शायद स्पेशलिस्ट से मिलें। हर्बल रेमेडीज और सप्लीमेंट्स आपको ये ब्रिज क्रॉस करने नहीं देगा, ये ब्रिज क्रॉस करके ट्रीटमेंट के द्वारा क्योर तक जाने की जरूरत है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर कभी कभार एक ही बार में अगर वो कोई पेशेंट सफर करता है ये चीज को, तो क्या हम मान ले कि वो पेशेंट इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का है? किरण, अच्छा क्वेश्चन है। किरण, डॉक्टर किरण, ऐसा है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एक कोई एपिसोड पे नहीं देखी जाती। एक बहुत अच्छा स्टूडेंट भी शायद एग्जाम में फेल कर सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। वो बहुत ही प्रिपेयर्ड स्टूडेंट है, माना जाता है कि वो हुसैन बोल्ट है या कोई बहुत बड़ा टॉपर है, लेकिन फिर भी वो शायद एग्जाम में उस दिन फेल कर जाएगा, पॉसिबल है। तो ये इतना सिचुएशनल चीज है, बिकॉज देखिए इरेक्टाइल डिस्फंक्शन किसे कह रहे हैं, जहां पे दो पार्टनर्स के बीच में जो पार्टनरशिप में उसमें कोई चीज कंसिस्टेंटली गड़बड़ हो रही है। तो बहुत बार पहले अटेम्प्ट हम सब फेल करते हैं। मैंने पिछली बार भी कहा था, हम जब पहली बार साइकिल चला रहे थे तो कोई पीछे पकड़ा हुआ था और फिर भी हम फिसल के गिर जा रहे थे और हमें चोट लग रही थी। तो ये पहली बार कोशिश करना, गिर जाना, चोट लगना और फेल होना, इसे फेलियर नहीं कहेंगे, इसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन नहीं कहेंगे। हमें मालूम है
कि जैसे जैसे हम अपने आप को मैच्योर समझते हैं और मैच्योर होते हैं, दोनों चीज एक साथ, और अपने आप को इंप्रूव करते जाते हैं, बहुत बार ये पॉसिबिलिटी होती है कि हम फेल करते रहते हैं। बहुत एस्टैब्लिश आदमी भी फेल करता है, और शुरुआत में हर कोई कुछ ना कुछ फेलियर रहता ही रहता है। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. On the first day, if you have failed, don't label yourself as an erectile dysfunction. Don't put yourself into that incarcerated situation कि हम तो फेल कर गए, ऐसी सच्चाई नहीं. ऑब्वियसली याद रखिएगा, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का पूरा जो ओनस है वो पुरुषों पे पड़ा रहता है. पुरुष एक्टिव पार्टनर होते हैं, और कहीं ना कहीं कुछ भी गड़बड़ जो हो वो उनके दिमाग और दिल पे बहुत हद तक इफेक्ट करता है. मैं लोगों को कहता हूं कि आपकी इमोशनल बॉन्डेज इतनी स्ट्रांग है कि आप फेलियर्स को पिलर्स ऑफ सक्सेस बनाएं इस सब्जेक्ट में, रादर देन एक ही बार में फेल करके अपने को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन करें. तो अगर कुछ रिपोर्ट भी देखी जाती है, उसमें एक रिपोर्ट बहुत गड़बड़ है, हम रिपोर्ट को रिपीट करते हैं और पता चलता है कि कलेक्शन का चक्कर ही गड़बड़ था, इसलिए शायद रिपोर्ट गड़बड़ थी. ऐसे ही यहाँ पे भी अगर कोई एक एपिसोड ऐसा गड़बड़ हुआ तो हमें उसको खोजने की जरूरत होती है, और शुरुआत में ऐसे एपिसोड्स होते हैं. ऐसे एपिसोड हर किसी के साथ गुजरते गए, और कहीं ना कहीं इसे इंप्रूव करने की जरूरत है. ओके, थैंक यू सर. और एक चीज है कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो है, इसके बारे में लोग सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये मेल ऑर्गन के बारे में कुछ प्रॉब्लम है, उसकी वजह से हो रही, या फिर सिर्फ ये उनके दिमाग में होता है. तो मैंने कहा ये दिमाग से शुरू तो होता ही है. मैंने कहा इट स्टार्ट्स बिटवीन द ईयर्स इन द ब्रेन, वहां शुरू होता है जहां पे हमारी पूरी बिल्कुल माउथ ऑर्गन ऑफ द एंटायर ऑर्केस्ट्रा इज सिचुएटेड, जहां पे ये शुरुआत होती है, जहां पे हम देखते हैं, सोचते हैं, फील करते हैं, टच करते हैं, और सारे ये स्टिमुली जो है ये ब्रेन में बिल्कुल है ना इंटीग्रेट होते हैं. और यहाँ से जो सिग्नल्स नीचे पेरिफेरी में जाते हैं नर्व्स और वेसल्स के द्वारा, जो पूरी सिग्नल जाती है, वही फाइनली मेल ऑर्गन को स्टिमुलेट करती है. तो मेल ऑर्गन का स्टिमुलस एक तरह का रिमोट कंट्रोल एक्टिविटी है, जो ब्रेन की रिमोट एक्टिविटी से होता है. सो व्हाट यू feel between the ears is what is transmitted to finally feel between the thighs. अगर इस तरह की सिचुएशन है तो हमारा सीरियसली मानना होगा कि हमें ये देखना पड़ेगा कि ये बीमारी सिर्फ मेल ऑर्गन की नहीं कही जा सकती. तो ये पूरा एक सर्किट है जो ब्रेन की वायरिंग से शुरू होते हुए, मसल्स नर्व से जाते हुए, स्पाइन से जाते हुए, और फिर मेल ऑर्गन तक पहुंचता है. तो कोई लोकल प्रॉब्लम जो ऑर्गन की प्रॉब्लम है, पेल्विस में जहां पे वेसल्स और नर्व जा रहे हैं, स्पाइन में जहां कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रेन में जहां कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ये सारे ऑर्गेनिक नर्व्स और वेसल्स की डिजीजेस, पहला. और दूसरा हमारी सोच में. तो एक तरह से हार्मोन्स की एक्टिविटी गड़बड़ होना, एक तरह से हमारी सोच में गड़बड़ होना, या फिर परसिस्टेंटली कुछ गड़बड़ होता ही जा रहा है. उसके बाद में कहीं न्यूरोलॉजिकल इशू, जहां स्पाइन की बीमारी हो, जहां पेल्विस में कोई बड़ी सर्जरी हुई हो, कोई बहुत बड़ा चोट पहुंचा हो, एक्सीडेंट हुआ हो, या फिर मेल ऑर्गन की अपनी बीमारी. तो आप सोच लीजिए ये कितनी कंप्यूटराइज सिस्टम है, जहां कोई हम और आप इतने लकी होंगे जहां हमारी इरेक्टाइल फंक्शन बिल्कुल मेंटेन्ड है. ब्रेन से सोचना, ब्रेन के एक्टिविटी जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करना, वो हार्मोन्स मेल के हार्मोन्स टेस्टिस से बनना, नर्व की एक्टिविटी बिल्कुल ब्रेन से स्पाइन से जाते हुए पेल्विक ऑर्गन्स को जाते हुए उन ऑर्गन्स को इनोवेट करना, जिसमें यूरिनरी ब्लैडर है, रेक्टम है, और फिर पेनाइल ऑर्गन है. ये ऑर्गन तक इनोवेट होता है कि ये मैसेजेस ट्रांसमिट होते जाती हैं मैसेंजर के द्वारा, और ये सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है. तो इसमें गड़बड़ कहीं भी हो सकती है. तो सिर्फ मेल ऑर्गन को इसमें ब्लेम करना गलत होगा, बिकॉज इसमें दंपति का एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग, सोचना, हार्मोन्स की चेंज होते जाना, उसके बाद में ब्रेन की कोई डिजीजेस ना होना जो फंक्शनल डिजीज हो सकती हैं, कोई एक्टिव डिजीज जैसे स्ट्रोक हो, सीवीए हो, ट्रॉमा हो, स्पाइन की ट्यूमर हो, स्पाइन की ऑपरेशन हो, नीचे गए पेल्विस में कोई सर्जरी हो, इतनी सारी चीजें हैं. तो जितने भी मैंने आपको शब्द बताए, इन सब में अगर कोई भी गड़बड़ हुआ है, किसी को स्पाइन की सर्जरी हुई है, किसी को रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, किसी को ऑर्गन की, पेनाइल ऑर्गन की कोई सर्जरी हुई है, किसी को पेरिनियम में या रेक्टम के एनल कैनाल में कोई सर्जरी हुई है, किसी को ब्रेन की कोई और इश्यूज है, इन सब चीजों में भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है. तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एक बहुत बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है, जहां पे वो खिचड़ी जिसमें नर्व्स की एक्टिविटी, हार्मोन्स की एक्टिविटी, हमारी साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी और सारे वेसल्स की एक्टिविटी, सब कुछ सही पटरी पे चल रही है, और हम सब बहुत खुश नसीब. इसमें कोई भी चीज गड़बड़ होना, फाइनल एंड ऑर्गन जो मेल ऑर्गन है, पेनाइल ऑर्गन है, उसमें गड़बड़ होगी और उसकी फंक्शन नहीं हो पाएगी. तो सोच लीजिए आप, ये कितना इंपॉर्टेंट बैरोमीटर है, कितना इंपॉर्टेंट मार्कर है आज के जमाने में, कि अगर आपकी इरेक्टाइल फंक्शन डिस्फंक्शन को जा रही है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को डायग्नोज करना कितना डिफिकल्ट है. मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि मैं एक यूरोलॉजिस्ट हूँ और एक एंडोलॉजिस्ट हूँ. तो मैं एक्सरे या सीटी स्कैन देख के स्टोन डायग्नोज कर सकता हूँ, उसको ट्रीट कर सकता हूँ, क्योर कर सकता हूँ. एक सीटी स्कैन देखा, उसमें किडनी की कैंसर या प्रोस्टेट की कैंसर देखती है, ऑपरेट करके ठीक करती है. इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को आइडेंटिफाई करना
उसको जड़ तक लेकर के डायग्नोज करना और फिर उसकी ट्रीटमेंट की सही डोज और सही ट्रीटमेंट ले जाना, ये कितना डिफिकल्ट आर्ट है ये आप सोच पा रहे होंगे। यहाँ सब कुछ छिपा हुआ है, सब कुछ पर्दे के पीछे नेपथ्य है और आप उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। किसके थ्रू? उस आदमी के थ्रू जो बेचारा पहले ही मॉरली डाउन है, जो पहले ही अपनी सारी बातें बता नहीं पा रहा है पहले बार में। तो हमें कितना दोस्त बनना पड़ता है अपने पेशेंट्स के साथ, ये इंपॉर्टेंट है। तो हमारी पेशेंट के साथ वो कंसल्टेशन बिल्कुल दोस्ती वाली कंसल्टेशन होती है, जहां हम उनके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। जैसे आपका फाइनेंस एडवाइजर आपके बारे में सब कुछ जानना चाहता है, तभी आपको सही फाइनेंस के बारे में बता पाता है कि ये आपकी डायरेक्शन है साहब। तो वैसे ही उनकी प्राइवेसी के बारे में, उनकी कैपेबिलिटी के बारे में, उनके सारे सीक्रेट्स के बारे में जब आप एक दोस्ती के द्वारा वो 15-20 मिनट आधे घंटे की पहली कंसल्टेशन में जानते हैं, तो आप एक तरह का ढांचा बना लेते हैं और जिस ढांचे के ऊपर आप एल्गोरिथमिक अप्रोच में एक मरीज को ट्रीट करते हैं। तो मेरा आज आपके इस प्लेटफॉर्म के जितने भी लोग इस आज हमारे साथ संडे को जुड़े हुए हैं, लुपिन को और कोकिलाबेन हॉस्पिटल के इस प्लेटफॉर्म को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, बिकॉज आपने लोगों को जगाने की कोशिश की, आपने लोगों को बताने की कोशिश की है कि इरेक्टाइल फंक्शन का डिसफंक्शन होना और उसको डायग्नोज करना एक एंड्रोलॉजिस्ट के लिए इतना आसान नहीं होता, बिकॉज सब कुछ छिपा हुआ है। इसमें ऐसी कोई बहुत बड़ी टेस्ट नहीं है जिस टेस्ट के द्वारा सब कुछ निकल जाएगा, या सीटी स्कैन या एक्सरे या यूरेथ्रोग्राम या अल्ट्रासाउंड। ये बिल्कुल हमें वो पूरी सर्किट में कहाँ गड़बड़ है वो देखना पड़ता है, और इसलिए बहुत हद तक पार्टनर की पार्टिसिपेशन की जरूरत होती है। मेरे को मालूम है कि बहुत बार पुरुष आते हैं और बोलते हैं हमारी पार्टनर, हमारी वाइफ आई नहीं है, उन्होंने शायद अपॉइंटमेंट ली थी बिकॉज हम दोनों थक चुके हैं या वो थक गई है वगैरह वगैरह। हमारे पूरा एस्पेक्ट है कि इनफर्टिलिटी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ये सब एक पार्टनर एसोसिएटेड एक्टिविटी है। हर समय पार्टनर की का प्रेजेंट होना एक इस तरह की कंसल्टेशन में बहुत कुछ हमें सच्चाई बताता है, बहुत कुछ वो पहलू बताता है जो शायद हमारे मेल ईगो में पॉसिबल है हम बता नहीं पाते अपने डॉक्टर को। हम शायद शर्माते हैं, हम शायद हिचकते हैं, हम शायद अपने आप को होल्ड करते हैं। हिस्ट्री टेकिंग और हिस्ट्री टेकिंग में एक डॉक्टर कितना समय बिताता है, तो वो जड़ से निकालने की कोशिश करता है। हम करते क्या है बेसिकली, एक इरेक्टाइल डिसफंक्शन को डायग्नोज करने के लिए एक पुलिस की तरह दोस्ती करते हुए इंटरोगेट करते रहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे लिए ये बताना जरूरी था कि अराउजल एक्टिविटी जिसमें हम मरीजों को बता रहे हैं कि ये आप एक बार फेल कर गए तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं है, घबराए नहीं। ऑर्गन की कैपेबिलिटी और ये पूरी सर्किट के बारे में आपको बताना चाहते हैं। तो ये क्वेश्चन शायद एक पूरा ब्रॉड चीज को एनकम्पास कर रहा था कि एंड्रोलॉजिस्ट वो है जो आपकी चीज को डायग्नोज करना चाहते हैं, तो शायद आप डायग्नोज कर पाए। आप दिन महीने साल बिताए जा रहे हैं, प्रॉब्लम शायद बढ़ती जा रही है, प्रॉब्लम एक पतले से वेफर थिन से दीवार बनता जा रहा है। अगर आप टाइम पे नहीं मिलते तो शायद प्रोग्रेस कर रहा है। और इसमें एक छोटा सा डेंजरस शब्द वो होता है जो 40s to 60s में आज के स्ट्रेसफुल जमाने में देखा जाता है, जिसमें मस्कुलर डिजीज माना जाता है, जिसमें हम हार्ट के बारे में घबराते हैं। तो पूरी चीजों को जरा बहुत तरीके से देखने की जरूरत है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर। और एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो आजकल सोशल ड्रिंकिंग, अल्कोहल ड्रिंकिंग और स्मोकिंग, ये चीजें क्या मेल ऑर्गन फंक्शनिंग को भी अफेक्ट करती है? अवश्य। टू मच ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ये मेरे को कहना होगा एक शब्द में। बिल्कुल एक, ये सब जितने भी मुहावरे और कोट्स हैं ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। हमें शायद बैक टू बेसिक्स जाने की जरूरत है, भले ही हम उस कैंडल और लालटेन के जमाने में न जाए, लेकिन ये तो जाने कि हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें ये पूरी जो बैलेंस लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बैलेंस वो होता है जिसमें हम सही टाइम पे सो रहे हैं, स्ट्रेसफुल लाइफ से निकल करके स्ट्रेस फ्री अपने आप को कर रहे हैं, जिसमें योगा में इन्वॉल्व हैं, जिसमें अपनी लाइफ और अपनी फैमिली के साथ उस तरह का टाइम बिता पाते हैं। तो स्ट्रेसफुल लाइफ से निकलने की बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत होती है। तो ये पूरा एस्पेक्ट जिसमें हम अपने आप को देख रहे हैं, हमारा मानना है कि इसको उस पहलू तक ले जाने की जरूरत होती है जहां हम अपने आप को गड़बड़ ना होने दें। हम सर क्या फिर ये जो इसकी ट्रीटमेंट है, तो इसके सब जो भी दवाइयां होती है, तो क्या वो सेम तरीके की दवाइयां हर जगह पे काम करती है? तो जहां तक डायग्नोसिस की बात हुई, पहले तो हमने डायग्नोस किया, पार्टनर से भी बात की, पेशेंट से भी बात किया, जिसको आज पेशेंट कह रहे हैं, जो केपेबल मेल हैं सोसाइटी में, बिल्कुल अदरवाइज कंफर्टेबल और कंप्लीट है। ये जब जानते हैं तो फिर दवाइयों की बात करते हैं। मैंने बताया था इसके क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं। एक तो सिर्फ काउंसलिंग हो सकता है और अंडरस्टैंडिंग होता है कि कुछ हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। डिजायर के एस्पेक्ट पे, इरेक्शन के एस्पेक्ट पे, ऑर्गेजम के एस्पेक्ट पे और इजैकुलेशन के एस्पेक्ट पे। तो ये पूरा अराउजल, डिजायर, इरेक्शन, ऑर्गेजम और इजैकुलेशन पे कौन सी पहलू में गड़बड़ है, पहला ये जानना जरूरी है। इसमें पार्टनर और आपकी पार्टिसिपेशन कितनी हद तक मिली हुई है और इसमें कितनी हद तक दोस्ती और दुश्मनी है बेड पे, ये जानना जरूरी है। ये करते हुए हमें देखना पड़ेगा कि हर किसी के लिए एक ही ब्रूम स्टिक नहीं होता, एक ही झाड़ू नहीं होता हर किसी को ठीक करने के लिए।
तो ऑब्वियसली ट्रीटमेंट और रेमेडीज वो हैं जहां हम पहले डायग्नोज करने के बाद देखते हैं कि पार्टनर्स को क्या जरूरत होती है और क्या उनको मानना। तो काउंसलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जैसे मैंने बताया कि हम न्यूरोलॉजिकल एस्पेक्ट को गौर करते हैं, हार्मोनल एस्पेक्ट को गौर करते हैं, ऊपर इरेक्टाइल फंक्शन को गौर करते हैं जो फाइनल ऑर्गन फंक्शन है। हम आगे बढ़ते हुए जो बाकी एस्पेक्ट्स देखते हैं, उन एस्पेक्ट्स में हमें देखना होता है कि कौन सी एस्पेक्ट की ट्रीटमेंट की जरूरत है, कौन से एस्पेक्ट की ट्रीटमेंट को क्योर करना है और किसको सपोर्ट करना है। आई थिंक एक रेमेडी नहीं होती है, ट्रीटमेंट के बहुत से पहलू होते हैं। देखो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में ये सोच लेना कि कोई एक चीज है जिसको खाए और ठीक हो गया, उसे बुखार नहीं होता। जहां पैरासिटामोल खाते हैं तो बुखार शायद घट जाता है, लेकिन फिर भी हम कारण का खोज करते हैं। हमने बुखार की दवाई खाई, बुखार ठीक हो गई, शायद फिर बुखार आ सकता है, तो हमने कारण की खोज की कि ये बुखार शायद निमोनिया से है कि मलेरिया से है कि कोरोना से है। सिमिलरली यहाँ भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की पहलू को जानने के लिए बहुत बार हम मरीजों को एक उस पाथ पे ले जाते हैं जहां उनको वो दवाइयां देते हैं जिससे हम जान पाते हैं कि इनकी क्या क्या फंक्शंस में गड़बड़ है, जो शायद मरीज बता नहीं पा रहे। मरीज बोलता है कि मेरे को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, ये बहुत ही कॉमन टर्म यूज है ईडी, लेकिन हम बोलते हैं, मान लीजिए आप ईडी शब्द न बोल करके वो शब्द समझाएं जो कॉमन भाषा में है, जिस भाषा में हम और आप आज वार्तालाप कर रहे हैं, कि एक प्रॉब्लम क्या है जिससे आप अपने आप को इनकेपेबल पाते हैं और आपकी पार्टनरशिप सही नहीं हो पा रही है। उससे हमें बहुत कुछ मिलता है। तो रेमेडी और ट्रीटमेंट वो है जिसमें हमने डायग्नोस किया और फिर उन पहलुओं को ट्रीट किया और उसको फिर उस लेवल पे ले गए जहां ये केपेबल हो गए, जहां इनको हमारी जरूरत शायद कुछ हफ्तों कुछ महीनों में ना जरूरत पड़े। और इसके ट्रीटमेंट के पहलू बहुत सारे। क्या सर फिर ये टेस्टोस्टेरोन से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ट्रीट किया जा सकता है? बढ़िया क्वेश्चन पूछा, और ये क्वेश्चन इतना जरूरी था। ये क्वेश्चन पूछने के लिए डॉक्टर किरण बहुत धन्यवाद। टेस्टोस्टेरोन आज के जमाने में, पहले ये तो बताना जरूरी है कि ये एक मेल हार्मोन है। ये टेस्टोस्टेरोन स्क्रोटम में जो दो टेस्टिस है उससे प्रोड्यूस होता है। टेस्टिस वो ऑर्गन्स हैं जो आपके मेल हार्मोन्स बनाते हैं, और बहुत बार टेस्टिस की अपनी ही डिस्फंक्शन होती है। बहुत बार लोगों के पास एक ही टेस्टिस दिखता है, मतलब दूसरा टेस्टिस है कहाँ, वो शायद अंदर पेट में या पेल्विस में छुपा हुआ है, वो शायद डिसेंड नहीं किया। तो ये पहले जानना जरूरी है कि हम दोनों के पास और सबके पास, दुनिया में सबके पास दो टेस्टिस हो जो स्क्रोटम में हो। टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन बनाता है जो एक मेल हार्मोन है, जो हार्मोन लोगों को केपेबल बनाता है। याद रखिएगा, इस हार्मोन के बहुत से इफेक्ट्स हैं, जिसमें ब्रेन की एक्टिविटी, मसल की स्ट्रेंथ, बोन की स्ट्रेंथ, इरेक्टाइल फंक्शन की स्ट्रेंथ, आपका पूरा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, आपकी मेलनेस, ये सब कुछ इस पर डिपेंड करता है। तो टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा नाम है जो इस जमाने में, आज के जमाने में जहां हम और आप बैठे हुए हैं, बहुत हद तक अब्यूज हो चुका है। अब्यूज इसलिए हुआ बिकॉज लोगों ने इसकी उस तरह से यूजेज की जहां पे फिजियोलॉजिकल के बाद में सुप्रा फिजियोलॉजिकल यूजेज शुरू हो गई। लोगों ने सोचा कि हम ये हार्मोन लेंगे तो शायद ऐसा होगा कि हमें बिल्कुल सोना मिल जाएगा, गोल्ड मेडल मिल जाएगा, जो सच नहीं था। तो टेस्टोस्टेरोन एक उस तरह का एक मैजिक पोशन या एक तरह का अमृत है जो सही हाथों में ही काम आएगा, वरना आपको पता नहीं अमृत किस काम का है। तो टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन या ओवरऑल मेंस हेल्थ का एक बिल्कुल सेंट्रल पंक्ति है, जिस पंक्ति के इर्द गिर्द सब कुछ तैयार हो रहा है। अगर आपके मेल हार्मोन्स अच्छे हैं तो आपकी पूरी जो लय है, आपकी पूरी एक्टिविटी है, आपका पूरा फिजिक है, आपके हार्मोन्स की द्वारा आपके मसल्स, बोन्स और आपकी पूरी मेंटल हेल्थ बिल्कुल ठीक है। आपको याद दिलाना चाहता हूं कि टेस्टोस्टेरोन आज के जमाने में जो थेरेपी है वो लेट ऑनसेट हाइपोगोनाडिज्म के लिए। क्यों? वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्राइमरी ट्रीटमेंट नहीं है, वो लेट ऑनसेट हाइपोगोनाडिज्म की ट्रीटमेंट। इसका मतलब क्या? जैसे औरतों में मेनोपॉज होता है, वैसे पुरुषों में एक लूज टर्म हम बोल सकते हैं एंड्रोपॉज होता है, या उनमें लेट ऑनसेट हाइपोगोनाडिज्म होती है, जहां पे उनके हार्मोन्स धीरे धीरे 45-50 के बाद घटने शुरू होते हैं। 50-55 के बाद उनके हार्मोन्स बहुत लोअर लेवल पे होते हैं। इससे क्या देखने को मिलता है आपको? देखने को मिलता है ये थोड़े कमजोर दिख रहे हैं, थोड़े लचीले दिख रहे हैं, थोड़े से लेजी दिख रहे हैं, थोड़े से इरिटेबल दिख रहे हैं, इनके मसल्स और बोन्स में वो स्ट्रेंथ नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं हार्मोन की कुछ चेंज हो रही है। ये चेंज बिल्कुल डिक्लाइन होता है, ये मेंस्ट्रुअल पीरियड्स की तरह एक दिन मेनोपॉज में स्टॉप नहीं होता। तो ये प्रोग्रेसिव चेंज है जिसको आप कोई एक दिन आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। अगर ये एस्पेक्ट है पूरा, तो डॉक्टर किरण इंपॉर्टेंट है कि टेस्टोस्टेरोन की चेंजेस को हमें आइडेंटिफाई करना। टेस्टोस्टेरोन ऑब्वियसली मेल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में एक इंपॉर्टेंट भागीदार है, और अगर उसका बहुत कम होना, उसका न होना, अगर ऐसा है तो ऑब्वियसली टेस्टोस्टेरोन इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को बहुत हद तक कंट्रीब्यूट करता है। तो हार्मोन थेरेपी की जब बात आती है डॉक्टर किरण, जब हार्मोन थेरेपी की बात आती है उस कड़ी में, जिस कड़ी को हमने आइडेंटिफाई किया जो हार्मोन की प्रॉब्लम के द्वारा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहा है, तो हम टेस्टोस्टेरोन की यूज करते हैं, उसे अब्यूज नहीं करते। क्योंकि मैं बाकी पहलुओं में इन्वॉल्व हूँ टेस्टोस्टेरोन थेरेपी में, जिसमें जेंडर असाइनमेंट है, और बाकी उन लोग हैं जिनकी दोनों टेस्टिस इंजोर हो चुकी है, टेस्टिस बनी नहीं थी, टेस्टिस बहुत छोटी है, एम्बिगुअस जेनिटेलिया वगैरह वगैरह।
मेरे को ये कहना होगा कि मंडे टू सैटरडे हम ऐसे मरीज देखते हैं जिनको टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की जरूरत पड़ती है। मैंने कहा कि 50-55 साल के बाद हमारे हार्मोन्स धीरे धीरे घटते जा रहे हैं, जो 40 की अवस्था में शुरू होते हैं, और स्ट्रेसफुल लाइफ में ये सबको कुछ न कुछ उस अवस्था में देखने को मिलती है। तो इन लोगों को टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की जरूरत पड़ सकती है। ये एक वो हार्मोन है जिसको सही फिजियोलॉजिकल डोजेस में सही जगह पे दिया जाता है। ये अखाड़े में और बॉक्सिंग रिंग्स में और उन चैंपियंस को बनाने में, वेट ट्रेनिंग में अब्यूज डोजेज पे देना गलत है, जो शायद होता है और इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन एक क्योर नहीं बोलूंगा मैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए, पर लेट ऑनसेट हाइपोगोनाडिज्म में क्योर के बदले ये एक तरह का रिप्लेसमेंट होता है जो आपके उन बॉडीज के पहलू को बदलता है। मेरे को पता है जिन लोगों की लेट ऑनसेट हाइपोगोनाडिज्म है, जो 40 से 60 साल की उम्र में है और उनको हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए ट्रीट कर रहे हैं, और जब उनसे हम ये वार्तालाप करते हैं और क्वेश्चनर्स के द्वारा जानते हैं कि इनको एंड्रोजन डेफिशिएंसी है, इनको एंड्रोजन डेफिशिएंसी है या पार्शियल हो या कंप्लीट हो, और उनकी कुछ लेवल्स को स्टडी करते हैं उनकी बातचीत से, और एक तरह की प्रोफाइल जानते हैं जिसमें उनकी इच्छा कम होती जा रही है, सबसे पहले अराउजल, उनकी कैपेबिलिटी कम होती जा रही है, उनकी अर्ली मॉर्निंग इरेक्शंस घटती जा रही है, तो फिर हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के ट्रीटमेंट में हार्मोन थेरेपी का रिप्लेसमेंट की एक एंगल लेके आते हैं। तो ये एक स्पेशलिस्ट का काम है जहां पर टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी करें। ये आप खुद अपने आप ऑफ द काउंटर लाइक ओटीसी ड्रग इसको यूज नहीं कर सकते, और इसकी अब्यूज आज के जमाने में बहुत ज्यादा हो रही है। सैडली टेस्टोस्टेरोन अब्यूज बहुत ही गड़बड़ है और इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर। और एक मिथ बोल सकते हैं आप कि लोगों के माइंड में होता है, मान लो साइकिलिंग हो गया, टाइट अंडरगारमेंट्स यूज करना हो गया, तो क्या इससे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या फिर ऐसी कुछ समस्याएं हो सकती है? अच्छा क्वेश्चन है, और ये बहुत ही कॉमन आदमी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। टाइट अंडरगारमेंट्स हर कोई नहीं पहनता। टाइट अंडरगारमेंट्स की कुछ रिक्वायरमेंट होती है, स्पेशली अगर आप एक्सरसाइज में, अगर आप स्ट्रॉन्ग फिजिकल एक्सरसाइज में आपका स्क्रोटम हैंग कर रहा है, या फिर हम एपिडर्म और कैटिस में नॉर्मली स्क्रोटल सपोर्ट देते हैं। आजकल ये सपोर्टर्स अवेलेबल हैं जहां फिजिकली लोग लॉन्ग टर्म की एक्टिविटी में अगर इन्वॉल्व है, या उनको अगर टेस्टिस की इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन है, तो उसको सपोर्ट करते हैं ताकि एक तरह से वो थेरेपी हो। तो सपोर्टर्स या टाइट अंडरगारमेंट्स की यूज आज के जमाने में देखी गई है, और स्पोर्ट्समैन ये यूज करते हैं। ऑब्वियसली ये 24 घंटे यूज करने की जरूरत नहीं होती है, पहला। दूसरा, साइकिलिंग। तो नॉर्मल बाइसाइक्लिंग दरअसल क्या होता है, एक तरह की बहुत ही अच्छी और स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज है। आपके प्लेटफॉर्म से ये गलत मैसेज कभी ना जाए कि टाइट अंडरगारमेंट्स और साइकिलिंग इरेक्टाइल डिस्फंक्शन करती है। पर कंट्रीब्यूशंस क्या होता है, मेन कॉज कुछ हो लेकिन बाकी चीजें कंट्रीब्यूट कैसे कर सकती हैं। तो वो सब लॉन्ग टर्म बाइसाइक्लिस्ट होते हैं जो महीनों महीनों सालों साल बहुत ही लॉन्ग टर्म बाइसाइक्लिंग कर रहे हैं। आज की बाइसाइकिल की जो छोटी सी सीट होती है वो पेरिनियम पे रब करती है, और पेरिनियम जो एरिया है जहाँ पे नर्व्स और वेसल्स की एक्टिविटी हो रही है, उनमें एक तरह का डिस्फंक्शन आने की जरूरत, एक तरह की पॉसिबिलिटी रहती है, जरूरत सॉरी माफी, उस तरह की पॉसिबिलिटी रहती है। तो ये बहुत हद तक पॉसिबल है कि लॉन्ग टर्म बाइसाइक्लिस्ट, जो प्रोफेशनल बाइसाइक्लिस्ट हैं, जो उस छोटी सी सीट में बैठकर बहुत लॉन्ग टर्म घंटों घंटों बाइसाइक्लिंग करते हैं, वो शायद मैंने कहा था शुरू में ही, टू मच ऑफ एनीथिंग इज बैड। So too much of alcohol, too much of smoking, एक तरफ जैसे हम बैड कह रहे थे, too much of bicycling with that kind of a special bicycle seat, long term bicycling जो होता है जहाँ पे लोग घंटों घंटों बाइसाइक्लिंग दिन में करते हैं, वो शायद पेरिनियम में एक तरह की चोट पहुंचती है। इसकी स्टडीज हुई हैं, पर इसकी कोई रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स नहीं है, इसका कोई तरह का प्रूफ नहीं है। तो ये एक तरह का कंट्रीब्यूटरी फिनोमेना हो सकता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन करता है ऐसी बात नहीं है, पर ये अवश्य कंट्रीब्यूट कर सकता है उन स्पेसिफिक लोगों में जिनमें ये सब चीजें ऐड ऑन हो जाती है। जी जी बिल्कुल। सर एक सवाल आपसे हम पूछना चाहेंगे कि क्या आपने कुछ नया चेंजेस ऑब्जर्व किया है जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के पेशेंट्स आते हो वो प्रेजेंट करते हैं, क्या कुछ नए चेंजेस आपने उसमें ऑब्जर्व किया है? और किरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, और ये शायद पूरी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रेजेंटेशन और उसकी फैक्ट को बिल्कुल एक समन्वय में लाता है। तो ये बताना जरूरी होगा कि आज के जमाने में प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत हद तक डिपेंड करता है कि मरीज कब आता है। प्रेजेंटेशन में जो चेंजेस मैंने देखी हैं अपनी लाइफ टाइम में इस तरह की सब्जेक्ट में जिसमें हम 24/7 इन्वॉल्व हैं, लोगों को ठीक करने में, उनके मेंस हेल्थ को स्टेबलाइज करने में और इंप्रूव करने में और रिप्लेस करने में, जो डिस्फंक्शन की उस स्लिपरी स्लोप में जाती जा रही है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट ये देखा है कि मैं बहुत यंग लोगों को देखता हूँ, यंग लोग जो शायद प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, और एंग्जाइटी के उस एंट्रैपमेंट में लगे हुए हैं। डॉक्टर किरण, ये बहुत कॉमन है आज के जमाने में, हर आदमी पता नहीं गूगल का हेल्प लेता है, डॉक्टर का हेल्प कम लेता है। इसलिए शायद हम थोड़े कम मरीज देख रहे हैं और आपके साथ कुछ समय रविवार को बिता पा रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि गूगल आपको ठीक नहीं कर पाएगा। क्या होता है, गूगल से आदमी सब कुछ समझ तो लेता है,
जो शायद एक डॉक्टर ने 20, 25, 50 साल की अपनी करियर में पढ़ते सीखते और पेशेंट्स और एक्सपीरियंस से आगे बढ़ाया, वो आप गूगल से नहीं कर पाएंगे। तो बहुत बार क्या होता है, आज के जो पेशेंट्स जो प्रेजेंट कर रहे हैं वो एक हद तक अपने को जानते हैं कि डिस्फंक्शन में है, जानते हैं कि मेरी प्रॉब्लम प्रोग्रेसिव है, चल रही है और हम इंप्रूव नहीं कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अपने आप को गूगल के द्वारा या फिर उस तरह के रेमेडीज के द्वारा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन में बताऊंगा जो गड़बड़ है, ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊंगा। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जैसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एक क्वालिटी ऑफ लाइफ डिजीज है, वैसे ही भारत में डायबिटीज और हाइपरटेंशन की जो बढ़ाव हो रही है, जो हमें देखने को मिल रहा है, जो हमारी और आपकी लाइफस्टाइल चेंज होती जा रही है, आप और हम देखिए सातों दिन काम करते हैं, आज सातवें दिन में हम और आप सुबह से लगे हुए हैं, तो क्या हो रहा है, एक तरह का इनविजिबल स्ट्रेस हम अपनी बॉडी पे जो ऐड कर रहे हैं, और इस तरह का स्ट्रेस हर आम जनता के लिए आज जरूरी, आज कॉमन हो चुका है, जहाँ पे वो अपनी लाइफस्टाइल में इतनी सारी चीजें अपनी डिफिकल्टी पाते हैं। तो क्या है, ये सब कुछ उनको वो क्रिएटिविटी को खींच के हटा रहा है, उनकी वो जो एक एस्पेक्ट थी जिसमें बहुत हद तक सेफ्टी थी, जिसमें बहुत हद तक रिलैक्सेशन था, वो हटता जा रहा है। डायबिटीज और ब्लड प्रेशर का होना और मेटाबॉलिक सिंड्रोम का आना, जिसमें हाइपरलिपिडेमिया और लिपिड प्रोफाइल चेंज होना, इस तरह की डिरेंजमेंट एक क्वालिटी ऑफ लाइफ इनविजिबल एस्पेक्ट हमारी जिंदगी में जुड़ रही है। और ऐसे लोग इरेक्टाइल डिस्फंक्शन लेके आते हैं, जो बहुत ही सीवियर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन लेके आते हैं, जिनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होती है। जहां मैंने वर्ड एक्सपेक्टेशन यूज किया, आज के जमाने में जो प्रेजेंटेशन है, बड़ी शायद एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद, एक साल बाद या 5 साल बाद भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन लेके आए और शायद परफॉर्म नहीं किया हो, या लास्ट टाइम परफॉर्म बहुत सालों के बाद किया होगा, उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वो गूगल के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा इतने ज्यादा कुछ जान चुके हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि दवाई खाए और ठीक हो गए। पर ये जानना जरूरी है कि शायद दवाई खाने से आप ठीक ना हो, बिकॉज ये प्रोग्रेसिव चीज है। आप बिल्कुल पीक पे थे, आप बिल्कुल माउंट एवरेस्ट पे थे, और आपने अपने आप को स्लिप होने दिया और स्लिप होते गए, और आपको पता है कि स्लिप होते जा रहे हैं, और फिर भी आपने गूगल का सहारा लिया। ये वो सहारा जो बिना स्पेशलिस्ट के आपने आपको यूज किया। तो आपके प्लेटफॉर्म से आज ये बताना बिल्कुल जरूरी होगा कि ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की पूरी डायग्नोसिस जो आपके एंड्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट के द्वारा होती है, ये अपने में बहुत ही क्लिष्ट और बहुत ही डिफिकल्ट काइंड ऑफ चीज है, जिसमें वो आप अपने आप को बिल्कुल न्योछावर करते हैं और जाते हैं डेप्थ में जानने के लिए कि क्या प्रॉब्लम है, इसको ट्रीट करें और फिर वो दवाइयां दें। तो प्रेजेंटेशन बहुत हद तक आज के जमाने में बदल गई है। तो एक तरफ बहुत यंग लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, एक तरफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम के, डायबिटीज, हाइपरटेंशन और अलग तरह के लिपिड प्रोफाइल के पेशेंट प्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें बहुत सी इनविजिबल चेंजेस हैं, लोग उसके टेस्ट कराते रहते हैं और प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। एक तरह से वो प्रोस्टेटिज्म के पेशेंट्स हैं जो 50-60s में यूरिनरी प्रॉब्लम बढ़ रही है, और जब हम सेक्स की एक शब्द पूछते हैं उनसे, जब एग्जामिन करते हैं, वो तो सब बहुत दिनों से गड़बड़ चल रहा है, आप उसे देखते हैं क्या? तो ये बहुत जरूरी है आपको ये बताना है कि हर यूरोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजी में बहुत हद तक क्वालिफाइड है। कुछ लोग एंड्रोलॉजी को बहुत ऊंचा दरिया देते हैं, जैसे हम कोकिलाबेन हॉस्पिटल में, इस क्लिनिक में बहुत से मरीजों को हर दिन देखते हैं, हर दिन। इसका मतलब ये है कि लोग अलग अलग पहलू को लेकर आते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन फैक्ट है कि जब लोग एस्टैब्लिश हो गए और बिल्कुल ठीक ठाक हैं, तब प्रेजेंट करते हैं, तो हमें 50, 60 और 70 में भी ये प्रेजेंटेशन इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की देखने को मिलती है। और जहां मैंने बताया, आज की प्रेजेंटेशन में मनुष्य सिर्फ ईडी कह के चुप हो जाता है, लेकिन हम फिर इसको क्रैश करने की कोशिश करते हैं कि अराउजल में प्रॉब्लम है, या पार्टनर पार्टिसिपेशन में प्रॉब्लम है, या पार्टनर्स अंडरस्टैंडिंग एंड बॉन्डेज में प्रॉब्लम है, या इरेक्शंस में प्रॉब्लम है, या उनकी डिजायर में प्रॉब्लम है, या इजैकुलेशन में, ऑर्गेज्म। तो इसके बहुत से पहलू हैं सब, और इनकी प्रेजेंटेशंस अनफॉर्चुनेटली धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और ये प्रेजेंटेशंस देखने को जब मिलता है, तो ये पता चलता है कि प्रॉब्ली पेशेंट ने अपने आप को शायद बहुत हद तक जाने दिया, कोशिश उतनी ही की, लेकिन शायद स्पेशलाइज कोशिश नहीं की। तो आज इस प्लेटफॉर्म से बताना जरूरी है कि अगर ये प्रॉब्लम है, तो अपने स्पेशलिस्ट से अपने शहरों में मिले और शायद इसको ठीक करें। Why to learn to live with it, come out of it is what is our request. डेफिनेटली, श्योर सर। सर, एक चीज है जो आजकल कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है, लॉकडाउन लगा हुआ था बहुत दिनों के लिए, तो ये ड्यूरेशन में बहुत सारे लोगों ने घर पे, बेडरूम में या फिर जो भी घर पे रहते थे, तो वो बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए हैं, तो कभी कभार फेल भी हुए होंगे। तो ये सब चीजों के बारे में क्या कुछ ऑब्जर्वेशंस है आपके? यस, तो कोविड बहुत कुछ साथ लेके आया था डॉक्टर किरण। अगर आपकी क्वेश्चन अगर है कि कोविड सिचुएशन में क्या चेंजेस हुआ जो हम अपने क्लिनिक में देखते हैं, तो अवश्य फ्रीक्वेंसी ऑफ अटेम्प्ट्स या फेलिंग अटेम्प्ट्स या डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ अटेम्प्ट्स, इन सब चीजों पे बहुत सी चीजें आई हैं। ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन ज्यादा था उन जमाने में जब बिल्कुल लॉकडाउन था, मार्च, अप्रैल, मई में अलग तरह की लाइफस्टाइल थी, शायद परफॉर्मेंस लोगों ने इंप्रूव करने की कोशिश की। और मैंने कहा शुरू में, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इवन अ फेलियर कैन बिकम अ गोल्ड मेडलिस्ट, अगर उसने कोशिश कंटिन्यू की। उसमें हैंड होल्डिंग या ट्यूशन की वो सब चीजें जरूरत है, जहां एक एंड्रोलॉजिस्ट आपको वो कर्ण और ये वो कड़ी को खोज करके ठीक करेगा।
तो शायद कोविड सिचुएशन में हमने ये सब चीजों को ज्यादा देखा है, और हमें पता है कि 2020 बिल्कुल गुजर गया, पता भी नहीं चला, इट जस्ट वेंट इन अ विस्पर। और उस कंडीशन में पता चला कि बहुत से लोग शायद साल भर से परफॉर्म ही नहीं किए, या शायद बहुत परफॉर्म की कोशिश करके हार गए और शायद इनकेपेबल रहे। तो कोविड हमें अगर देखा जाए तो इन डिस्गाइज मेंस हेल्थ को एक तरह से उजागर करके ये बताया कि ये पूरी एस्पेक्ट है जहां पे हम लोग कितने कैपेबल थे, एंड इन अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन और इन अ डिमांडिंग सिचुएशन हम कहाँ पहुंचे। तो ऐसी कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में भी है, वो एक तरह से अगर पूरी ह्यूमैनिटी को अगर थोप दी गई तो उन्होंने किस तरह से बिहेव किया, इसके बहुत से पहलू हैं, ये शायद इस वेबिनार के द्वारा डिस्कस ना हो पाए, पर ऑब्वियसली यस, कोविड बहुत से लोगों को अपने बारे में जगाया, कोविड बहुत से लोगों को जगा पाया और उनको बता पाया कि आप कौन हैं, आप कितने कैपेबल हैं। और मेरे को मालूम है लोग कोविड की वेट कर रहे थे, जैसे जैसे ये कोविड के अनाउंसमेंट्स घटते जाए, जैसे जैसे इस बीमारी की प्रकोप दुनिया में घटते जाए, बहुत से लोग आकर के और अपने डॉक्टरों को दिखाएंगे। तो एक तरह से लोगों ने अपने को पहचाना, लोगों ने अपनी कोशिशें की, लोग फेल होते गए, लोगों ने ज्यादा ओवर द काउंटर दवाइयां ली, बहुत से लोगों ने ऑनलाइन कंसल्टेशन पे डिस्कस किया। तो कॉमन ऑनलाइन कंसल्टेशन हमारे लिए ओवर एक्टिव ब्लैडर, यूरिनरी इंकॉन्टिनेंस और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पे होता है। तो इस तरह से लोग ऑनलाइन कंसल्टेशन सीखे, लोगों ने बहुत कुछ देखा। तो मेरा लिए बहुत जरूरी है कि हम कहीं ना कहीं लोगों को जगाएं कि बहुत हद तक ये ऑनलाइन कंसल्टेशन पे हो नहीं सकता। एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कोविड टाइम्स का है, लोग निकल नहीं पा रहे थे तो लोगों ने कोविड टाइम से ऑनलाइन कंसल्टेशन की, उनकी थेरेपी भी शुरू हुई क्योंकि हम उनको पहचान पा रहे थे। एक ही से ये मिसिंग था कि हम उनको लाइव रियल टाइम एग्जामिन नहीं कर पा रहे थे। पर याद देखिए इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का बहुत हद तक मेरे और हमारे जितने भी सोसाइटी के पुरुष मित्र हैं जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से गुजर रहे होते हैं, बहुत हद तक फोटोग्राफ से, उनकी डिस्क्रिप्शन से, उनके लिखित से हमें आइडिया मिल जाता है। एग्जामिनेशन एक इंपॉर्टेंट पहलू है जो हम ऑनलाइन कर नहीं पाते, इसलिए कभी कभी मरीज को वापस भी आना पड़ता है। लेकिन ऑनलाइन कंसल्टेशन इस पे बहुत हद तक बढ़ गई। मेरे को मालूम है कोकिलाबेन हॉस्पिटल पे पहले हम 3 दिन ऑनलाइन कंसल्ट करते थे, आज हम 6 दिन ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन फंक्शन पे। इसमें ओवरसीज पेशेंट हो, आउट ऑफ द सिटी पेशेंट्स हो, और कई दूर दराज जगह से जहां से आज मरीज पहुंच सकते हैं। तो कोविड टाइम्स अपने आप को जगाया, हमें भी जगाया कि हम कैसे मरीज के साथ डील कर सकें। कॉमन मैन जो बिल्कुल अदरवाइज नॉर्मल है लेकिन इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से पीड़ित है और शायद अपनी पूरी चीज को संभालना चाहता है, बटोरना चाहता है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल से कोविड टाइम्स में हम एज अ डॉक्टर और बहुत से लोग सोसाइटी में जो अपने आप को नॉर्मल सोचते थे या बिल्कुल एबनॉर्मल थे और प्रैक्टिस से इंप्रूव करते गए और उन पहलू को ठीक कराए, आई थिंक ये बिल्कुल हम सब के लिए एक वेकअप कॉल था। जी जी बिल्कुल सर। सर क्या फिर ये एज रिलेटेड कुछ चेंजेस होते हैं तो इससे क्या प्रेजेंटेशन में भी, पेशेंट के प्रेजेंटेशन में भी चेंजेस होता है? अवश्य अवश्य, बिल्कुल सही कहा। तो एक यंग आदमी जो बिल्कुल केपेबल है, जो या आपकी नई कार है और बिल्कुल फास्ट ट्रैक पे दौड़ सकती है, और एक कार जिसकी इतनी सारी मरम्मत हो चुकी है और उसके बाद वो कार दौड़ती है, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। तो पहले के लिए बताने के लिए, जैसे एज चेंज होती है, पेनाइल ऑर्गन में खुद ही चेंज होता है, उन ऑर्गन में उनकी ब्लड सप्लाई घटती जाती है, क्योंकि मैंने कहा कि पेल्विक हेल्थ की चेंज हो रही है बिकॉज ब्लड सप्लाई में हाइपरलिपिडेमिया के कारण, एक्सरसाइज कम होने के कारण ब्लड सप्लाई कम हो रही है, नर्व्स की इश्यूज चेंज होती जाती हैं। तो बहुत से लोग एजिंग फिनोमिना के द्वारा अपने आप को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में पाते हैं। उनमें कोई बीमारी ना हो, वो बिल्कुल नॉर्मल फिट आदमी आपके मेरे जैसे बिल्कुल सूट बूट में बैठे हैं, बिल्कुल नॉर्मल लग रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, उनकी फाइनेंस से लेकर के उनकी परफॉर्मेंस इन द एट वर्क प्लेस सब कुछ नॉर्मल है। तो उनकी कोई कोमॉर्बिड फैक्टर्स नहीं है, डायबिटीज नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, पर उनकी इरेक्टाइल फंक्शन सिर्फ उम्र के साथ साथ बढ़ रही है। तो ये देखने को मिला है 50-60 साल की अगर उम्र में किसी को पूछे, जब वो अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं तो वो अपने सबसे लोएस्ट परफॉर्मेंस पे। और यंग लोग अगर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, जो 20s 30s में आजकल हमारे पास ज्यादा आ रहे हैं, हम उनको बताते हैं कि आपके ऑर्गन्स बिल्कुल केपेबल है, आपके ऑर्गन सही सलामत दिए, मैंने एग्जामिन कर लिया और आपकी प्रोफाइल बिल्कुल नॉर्मल लगती है, उन सब चीजों से जो कड़ी हम शायद जोड़ना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसे लोगों के लिए हमारे लिए एक ही मैसेज होता है कि अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की चेंजेस देखने को मिल रही हैं, जिसमें एनीथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम अराउजल टू इरेक्शन कैपेबिलिटीज टू able to maintain a partnership, to be able to have an ejaculation orgasm, इन सब चीजों में अगर चेंजेस दिख रही है तो अवश्य अपने स्पेशलिस्ट को मिलने की जरूरत है। ऐसे पेशेंट्स आते हैं और इनकी प्रेजेंटेशंस बहुत हद तक अगर बिल्कुल नॉर्मल भी हो और हमें कोई बीमारी नहीं है, हमने भी कोई गलती नहीं की, हम अल्कोहल और स्मोकिंग अब्यूज नहीं करते और हमें कोई बीमारी नहीं है, फिर भी हम उस लेवल तक जा पाते हैं जिस लेवल तक हम जाने की कोशिश करना चाहते हैं, तो हम भी गड़बड़ क्या है। तो हम उससे कहते हैं कि आपकी ग्रेसफुल एजिंग विल ब्रिंग अबाउट लॉट ऑफ चेंजेस, लाइक द ब्लैक हेयर्स टर्निंग ग्रे, like your muscles getting weaker, like your bones getting weaker, ऐसी पॉसिबिलिटी है आपकी इरेक्टाइल फंक्शन ग्रेजुअली चेंज होती है। जी सर।
सर ये डायबिटिक पेशेंट्स हो गए, जो पेशेंट्स कुछ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स लेते हैं, एंटीसाइकोटिक ड्रग लेते हैं, तो क्या इन लोगों के प्रेजेंटेशन में और एक्सपेक्टेशन में कुछ डिफरेंस रहता है? बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, ये शायद आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्वेश्चन है आज के जमाने में। इस स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में जहां क्वालिटी ऑफ लाइफ डिजीजेस में इतनी सी चेंजेस हो रही हैं, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जो बिल्कुल बढ़ाव पे है, बिकॉज हम अपने आप को पहचानते तो हैं पर अपने आप को उसमें झोंकते नहीं है जिसमें हम अपने आप को एक्सरसाइज करके और अपनी फिजिकल कैपेबिलिटी को बढ़ाते रहें और अपनी लाइफस्टाइल को संभालें। डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की बीमारी ने हमें तंग कर रखा है। ये एक तरह से किडनी फेलियर तक ले जाती है लॉन्ग टर्म में, और प्रोग्रेसिव टर्म में ये हमारी इरेक्टाइल फंक्शन को गड़बड़ करती है। ब्लड प्रेशर अपने में नहीं, और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, तो इसमें आपने जो कुछ कहा, एंटी साइकोटिक्स, एंटी हाइपरटेंसिव्स, और एक हद तक बहुत सी दवाइयां हैं जो दवाइयों के कारण भी इरेक्टाइल फंक्शन में गड़बड़ हो सकती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। बहुत बार हम उन दवाइयों की गवेषणा करते हैं, उन दवाइयों को भी समझते हैं और उन दवाइयों को चेंज कराने की कोशिश करते हैं। डायबिटीज 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 उस तरह की बीमारी है जिसमें बहुत से ऑर्गन्स की एंड ऑर्गन चेंजेस होती है। मिसाल के तौर पे आंखों में डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है और रोशनी घटती जाती है धीरे धीरे, जो 10-15 साल की डायबिटीज के बाद होता है। किडनी में चेंज होती है जिसमें किडनी के फंक्शन गड़बड़ होती जाती है और आप क्रिएटिन के द्वारा मिलते हुए अपने नेफ्रोसिस के पास जाते हैं जिसमें आपकी क्रिएटिन बढ़ती जा रही है, एंड ऑर्गन की तरफ जा रही है, और किडनी फेलियर होना बहुत दुख की बात है। अगर डायबिटीज और ब्लड प्रेशर दोनों है तो किडनी को बहुत ज्यादा हथौड़ा चोट लग रही है, जिससे वो, इसलिए आपको डायबिटीज और ब्लड प्रेशर दोनों बहुत मैनेज करना है। डायबिटीज ब्लैडर को चोट पहुंचाती है, और हमने कभी डिस्कस किया था आपके यूट्यूब चैनल पे, अंडर एक्टिव ब्लैडर, अंडर एक्टिव ब्लैडर जिसमें ब्लैडर की एक्टिविटी और कॉन्ट्रैक्शन घटती जा रही है, वो है। सिमिलरली इरेक्टाइल डिस्फंक्शन डायबिटीज की एक तरह की अकॉम्पेनिमेंट है। उन लोग जो डायबिटिक हैं और बहुत यंग डायबिटिक है, उनकी इरेक्टाइल फंक्शन जो है वो ग्रेजुअली बहुत जल्दी घटती जाती है। वो लोग अपनी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पे जूझते रहते हैं, उनके लिए दवाइयां शायद काम नहीं आती है। तो डायबिटिक लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप डायबिटिक हैं, अनकंट्रोल्ड हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटिक है, अगर आप डायबिटिक और स्मोकर भी हैं, डायबिटिक और हाइपरलिपिडेमिया और आपकी लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ है, तो आपके दुश्मन अनेक है। ऐसे कंडीशन में आपको अपने एंड्रोलॉजिस्ट को टाइम पे मिलने की जरूरत होती है, बिकॉज बाकी फंक्शंस आपको दिखे नहीं, और आपकी मेल फंक्शन बहुत जल्दी घटती जाती है और बहुत प्रोग्रेसिवली घटती है, बहुत सीरियसली डिप करती है। ऐसे कंडीशन में आपके डायबिटीज का कंट्रोल एक तरफ हो जो गड़बड़ है, आपकी स्टेज माइग्रेशन बहुत फास्ट होती है। कोई नॉर्मल पुरुष जिसको डायबिटीज और हाइपरटेंशन नहीं है, उनकी जो स्टेज माइग्रेशन है, जैसा आपने पहले क्वेश्चन में पूछा था, एज रिलेटेड चेंजेस होती है, और उन चेंजेस को मैनेज करने के लिए हम लाइफस्टाइल में चेंज तो लाते ही लाते हैं, पर साथ ही हम उनकी फंक्शंस को इंप्रूव करने के लिए सपोर्टिव मेडिसिन और क्यूरेटिव मेडिसिन दे पाते हैं, क्यूरेटिव थेरेपी तक ले जाते हैं। लेकिन डायबिटिक लोगों में क्यूरेटिव थेरेपी जाने के लिए हमें शायद स्टेप्स को जंप करना पड़ सकता है। शायद हर कोई एक ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो पाएगा, शायद उनको वो ट्रीटमेंट ठीक नहीं करेगा जो शायद उनके नॉन डायबिटिक मित्रों में काम आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि दो अलग अलग पेशेंट होते हैं। उसमें एक पेशेंट ऐसा है जिसका पूरा एस्पेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट डिपेंडेंट है उनकी फंक्शन को इंप्रूव करने, उनकी फंक्शंस को इंप्रूव। दूसरा पेशेंट वो है जिनकी फंक्शंस को हम इंप्रूव नहीं कर पाएंगे बिकॉज प्रोग्रेसिवली इरिवर्सिबल चेंज हो गया। डायबिटीज वो लाता है, स्मोकिंग भी वही लाता है। स्मोकिंग और डायबिटीज दो ऐसे दुश्मन है जो आपकी पेनाइल ऑर्गन में इरिवर्सिबल चेंजेस लाता है, जहां वो स्पंजी टिश्यू जो कॉर्पोरा कैवर्नोसा है, उनकी ब्लड सप्लाई घटती जाती है, तो आप में उतना ब्लड आ ही नहीं पाता कि आपकी इरेक्शन उतनी हार्ड और रिजिड हो और ग्रेड 4 इरेक्शन हो। तो अभी कॉजेस के बारे में बात ही कर रहे थे, तो क्या सर एक बात और आपसे जानना चाहेंगे कि न्यूरोलॉजिकल कॉजेस और इरेक्टाइल डिसफंक्शन? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए ये आ, अगर एक मरीज को न्यूरोलॉजिकल इशू है तो उनकी जिंदगी ऐसी थोड़ी सी बिखरी हुई है। कौन कौन से पेशेंट हैं जिनको पहले स्ट्रोक हुआ था, शायद हाइपरटेंसिव थे और स्ट्रोक की प्रॉब्लम हुई थी, पहला। दूसरा, उनको स्पाइन की कोई प्रॉब्लम है तो ये भी न्यूरोलॉजिकल कॉज हुआ। जिनको एंड स्टेज डायबिटीज की प्रॉब्लम है जिसमें डायबिटीज एंड ऑर्गन नर्व्स को तंग करता है। जिनको पेल्विक नर्व्स की चोट पहुंची है एक्सीडेंट के बाद, या पेल्विक सर्जरीज हुई हैं, एक्सटेंसिव कैंसर की सर्जरीज हुई हैं, जैसे हम रेडिकल प्रोस्टेक्टमी करते हैं, प्रोस्टेट की कैंसर की सर्जरी करते हैं, जो प्रोस्टेट की कैंसर के ऊपर, जिसमें हम नर्व्स के पास तक जाते हैं और कैंसर को पूरा निकाल के लेके आते हैं। तो न्यूरोलॉजिकल कॉजेज एकदम लोकलाइज हो सकती हैं पेनाइल ऑर्गन पे, पेल्विस पे, स्पाइन पे, ब्रेन पे, या जनरलाइज्ड न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जैसे पार्किंसनिज्म हो, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो, इस तरह की जो एडवांसिंग ग्रेजुअल न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज, इन सब का ऑब्वियसली ब्रेन से, स्पाइन से, पेल्विक नर्व से जाकर के वहां तक इफेक्ट होना बिल्कुल अनकॉमन नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये सारे मरीज जो न्यूरोलॉजिकल इश्यूज के द्वारा हैं, वो शायद एक पहलू पे अटके हुए हैं, एक पहलू पे अपनी ट्रीटमेंट करा रहे हैं, और वो कौन सी पहलू है? वो पहलू है उनकी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, जिसके लिए उनके न्यूरोलॉजिस्ट लगे हुए हैं। याद रखिएगा, हर डॉक्टर जो स्पेशलाइज है वो अपने काम में लगा रहता है,
वो शायद अगर जब तक आपने आवाज नहीं की तब तक शायद आपको वो वहां रेफर ना कर पाए, क्योंकि आपने बताया नहीं। न्यूरोलॉजिकल पेशेंट्स को यूरिनरी कंप्लेंट्स होती है और वो डायपर में रहते हैं, वैसे न्यूरोलॉजिकल पेशेंट्स को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है न्यूरोलॉजिकल कॉजेस के द्वारा और एड ऑन वास्कुलर कॉजेस के द्वारा। तो न्यूरोलॉजिकल कॉजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉजेस है। उस तरह की इंपॉर्टेंट नर्व डिजीजेस, नर्व इंजुरीज, स्पाइन प्रॉब्लम्स, स्पाइन सर्जरीज के बाद अगर इरेक्शंस खत्म हो चुकी है तो उन सबको इंप्रूव करने के पहलू हमारे पास ऊंचे पायदान पे होते हैं, उनको फीड करना होता है। जी जी सर। सर आपने जिक्र किया था एंड्रोपॉज के बारे में, तो हम थोड़ा और जानना चाहेंगे कि ये हाइपोगोनाडिज्म और ये एस्पेक्ट के बारे में थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है जिसको लूजली हम एंड्रोपॉज कह रहे हैं, मेनोपॉज की तरह, फीमेल मेनोपॉज वैसे ही एंड्रोपॉज, पर एंड्रोपॉज को हम दरअसल बोलेंगे लेट ऑनसेट हाइपोगोनाडिज्म या LOH। होता क्या है इसमें, जैसे मैंने बताया कि एक दिन औरतों की पीरियड्स बंद हो जाती हैं, पर पुरुषों में कोई पीरियड्स नहीं होता, कुछ बंद नहीं होता, एक प्रोग्रेसिव डिक्लाइन शुरू होता है। और प्रोग्रेसिव डिक्लाइन देखने में मिलता है उनकी पूरी बिहेवियर में, उनकी पूरी कैपेबिलिटी में, उनकी पूरी एक्टिविटीज में और जनरलाइज पूरी हेल्थ में। टेस्टोस्टेरोन ग्रेजुअली घटता जा रहा है, जैसे औरतों में उनकी फीमेल हार्मोन्स घट रही हैं, पुरुषों में ये हार्मोन धीरे धीरे घटता है। हम में से कोई इनमें से बच नहीं सकता। जैसे जैसे ग्रेसफुली हम अपने आप को बिल्कुल एस्टैब्लिश पाते हैं 40s to 60s में, तो 40 साल की उम्र के बाद अगर कोई इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बारे में कंप्लेन करता है तो 40-50 साल के बाद जब ये हार्मोन्स एक तरह से डिक्लाइन हो रही हैं एजिंग के प्रोसेस के द्वारा, जब टेस्टिकुलर एक्टिविटी घटती जा रही है, उसकी जो पूरी लीडिंग सेल एक्टिविटी जिसमें टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस हो रहा है वो घटता जा रहा है। ऑब्वियसली ये एक्टिविटी इस तरह का है जिसमें मनुष्य अपने आप को इनकेपेबल पाता है। हमारे पास वो क्वेश्चनर होता है जिससे हम जान पाते हैं कि ये जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की पूरी एक्टिविटी है उसमें हार्मोन की डोमेन कितनी ज्यादा है। एक एंड ऑर्गन कैपेबिलिटी फेल कर रहा है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, एनाइल हार्डनेस नहीं हो पा रही वगैरह वगैरह, इसमें हार्मोन्स की जो ग्रेजुअल डिक्लाइन या लॉस हो रही है वो कितना कंट्रीब्यूट करता है। याद रखिएगा, मसल स्ट्रेंथ का वीक होना, खुद ही अपने आप को जनरलाइज वीक पाना, मसल या बोन्स का हील नहीं होना, स्पॉन्टेनियस एल्डरली एज ग्रुप में बोन्स का फ्रैक्चर होना, अपने आप को बहुत इरिटेबल पाना, खाने पीने के बाद सोने जाना और सेक्सुअल एक्टिविटी की तरफ न बढ़ पाना, इरिटेबल होना काम पे और अपनी परफॉर्मेंस पूरी कम होती जा रही है, और मॉरली एक पेशेंट अपने आप को बहुत डिप्रेस पाता है, अपने आप को इनकेपेबल पाता है या इनसिक्योर पाता है, या उतना अपने आप को उतना कॉन्फिडेंट नहीं पाता। तो द वर्ड कॉन्फिडेंस बीइंग मिसिंग out of the entire capability of a man in men's health is possibly gradually decreasing testosterone level. क्या देखिएगा, टेस्टोस्टेरोन ग्रेजुअली घटता जा रहा है। तो मेरा ये मानना है कि टेस्टोस्टेरोन जब घटता जा रहा है उसको मेजरमेंट करते हैं हम, उसकी मेजरमेंट्स होती हैं जो हम मॉर्निंग के टाइम में ही करते हैं। ये ब्लड लेवल्स हम मेजर करके जानते हैं कि याद रखिएगा टेस्टोस्टेरोन के लेवल सबसे ज्यादा और सबसे अच्छी मॉर्निंग के टाइम में होती है। सो 5 से 9 बजे के बीच में जो हम ब्लड लेवल्स टेस्ट करते हैं टोटल टेस्टोस्टेरोन और फ्री टेस्टोस्टेरोन का, वो हमें सिर्फ एक ब्लड लेवल बताता है, पर उसकी बायोअवेलेबिलिटी कितनी है, जो आपके बॉडी में इफेक्टिव हो रहा है, वो आपके डॉक्टर आपकी बातचीत से और उस टेस्टोस्टेरोन के लेवल से आइडेंटिफाई करते हैं। तो सिर्फ ब्लड की रिपोर्ट की ट्रीटमेंट नहीं हो रही है, एक पुरुष को आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो सो कॉल्ड लेट ऑनसेट हाइपोगोनाडिज्म के थ्रू गुजर रहे हैं, एक तरह का क्वेश्चनर होता है, एक तरह का एडम क्वेश्चनर होता है, जिस क्वेश्चनर में हम जाते हैं कि आपको लग रहा है कि आप बहुत कमजोर हैं, आपको लगता है कि आप बहुत इरिटेबल हो रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस क्या घटती जा रही है, आपकी अर्ली मॉर्निंग इरेक्शंस क्या नहीं है या एब्सेंट हो रहे हैं या इनफ्रीक्वेंट हो गए कंपेयर टू अर्ली मॉर्निंग इरेक्शंस, जो बहुत इंपॉर्टेंट मार्कर है उनकी पूरी हार्मोन की सर्किट का। आप क्या इरिटेबल हो रहे हैं, आप क्या परफॉर्मेंस से घबराते हैं, क्या आपकी कॉन्फिडेंस कम होती जा रही है, ये जो क्वेश्चंस मैंने पूछा आपको अभी, ये क्वेश्चंस एक हार्मोन प्रोफाइल के बारे में बताता है, ये उन टेस्टोस्टेरोन की डिक्लाइनिंग एक्टिविटी के बारे में बताता है। और अगर ये घटता जा रहा है तो अवश्य इस तरफ टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, एब्यूज या सुप्राफिजियोलॉजिकल थेरेपी की जरूरत नहीं है। तो पुरुषों में ये होगा, अगर पुरुषों की कमजोरी आ रही है और इनर्ट वीकनेस आ रही है 50s-60s में, तो याद रखिएगा वो अमर रहने वाले नहीं है, उनकी भी जो कमजोरी है उनकी बॉडी से रिलेटेड है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम इसे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सर। सर हम थोड़ा आपसे थेरेपी के बारे में भी जानना चाहेंगे। तो क्या सर ये एक ही तरह का ट्रीटमेंट सब लोगों के लिए फिट होता है, या फिर आपका अनुभव क्या है कि 20s, 30s, 60s के पेशेंट्स के बारे में कैसे ट्रीट करोगे आप? पेशेंट्स अलग उम्र पे अलग तरह की प्रॉब्लम लेके आते हैं। फॉर एग्जांपल 20s, 30s में बहुत हद तक माइंड गेम चल रहा होता है, जबकि उनके ऑर्गन्स बिल्कुल एनाटॉमिकली केपेबल हैं, कंपेयर टू 50s, 60s, 70s में जहां पे बहुत से सिस्टमिक डिजीज है, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, स्पाइनल इश्यूज, पेल्विक हेल्थ इश्यूज, कोई नर्व की इश्यूज वगैरह वगैरह अपने आप को तंग कर रही होगी। तो 20s, 30s में, 40s में हम अलग तरह का अप्रोच लगाते हैं, और 50s, 60s, 70s में जरा अप्रोच अलग होगा। अप्रोच ये भी होगा कि आपकी एंड ऑर्गन इरिवर्सिबिलिटी कितनी हो चुकी है। अगर किसी को 20 साल से डायबिटीज है
और 10 साल से परफॉर्म नहीं किया या 5 साल से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं या अर्ली मॉर्निंग इरेक्शन नहीं है, तो बहुत हद तक ऑर्गन में इरिवर्सिबिलिटी हो चुकी है कंपेयर टू वो आदमी जो बिल्कुल यंग और फिट है और शायद अपनी गाड़ी ड्राइव करके हॉस्पिटल आया है और काम करता है 7 दिन और ट्रैवल करता है और अपने आप को कभी कभी गड़बड़ पाता है, जो कभी कभी गड़बड़ अब हर दिन ही गड़बड़ होती जा रही है। एक तरह का प्रोग्रेसिव डिक्लाइन है। इनमें ट्रीटमेंट अलग तरह से होगा बिकॉज इनकी कोई शायद अलग से कोई फैक्टर्स नहीं होंगी। तो पूरा ये ट्रीटमेंट मैंने कहा था एक ब्रूम स्टिक से नहीं है। एक तरफ तो उनको काउंसिल करना दंपति को और समझाना, दूसरी तरफ दवाइयों का सहारा लेना, जो दवाइयां इरेक्शंस को इंप्रूव करने के लिए, अराउजल को इंप्रूव करने के लिए है, आपकी कैपेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए, आपके इरेक्शंस को होल्ड करने के लिए इंप्रूव करने के लिए, आपकी इजैकुलेशन को जल्दी ना आने की इंप्रूव करने के लिए। तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के इतने सारे जो पहलू हैं, जिस पहलू में एक या दूसरा एस्पेक्ट गड़बड़ होता जा रहा है एंड फाइनली हार्डनेस जो गड़बड़ होता जा रहा है, इन सब चीजों को ट्रीट करने के लिए एक तरफ दवाइयां होती हैं, एक तरफ इंजेक्शन होता है, एक तरफ शायद कुछ ऑपरेशन या सर्जरी होती है। तो हमें देखना होता है कौन हमारी स्कोरिंग चार्ट में कितना आगे बढ़ चुका और कितना बॉर्डर पास करके जंगल में जा चुका है, उन्हें कैसे खींच के वापस लेके आए। तो एस्पेक्ट ये है कि ट्रीटमेंट को पहले तो डायग्नोज करना है, डायग्नोज करके देखना है कि किनको क्या फिट करता है। बहुत बार हम बोलेंगे कि आप लायक नहीं हो और ऐसा एग्जाम में फेल कर जाओगे, और पता चला कि बहुत बेसिक थेरेपी, काउंसलिंग, पार्टिसिपेशन, एक्टिविटी एंड प्रोग्रेशन में उनको हम पार्टिसिपेट कराते कराते परफेक्ट बना दें। और बहुत बार बहुत कम दवाइयों से काम नहीं चलती, तो पता चलता है कि हमने तो इनको मिठाई दी और इनको नमकीन क्यों लगा। मतलब गड़बड़ मिठाई में नहीं है, गड़बड़ इनमें है। तो शायद ये दवाई नहीं, अलग या अलग अप्रोच पे जाना पड़ेगा। तो एल्गोरिथमिक अप्रोच वो होता है जिसमें हम एकदम स्ट्रेट, फिट, फर्टाइल, हेल्दी आदमी को देख रहे हैं यंग एज में, जिनकी एनाटॉमी नॉर्मल है, कंपेयर टू जो हार्मोन और न्यूरोलॉजिकल चेंजेस के साथ स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं, कंपेयर टू वो लोग जिनकी एंड ऑर्गन डिजीजेस हो रही हैं, जिसमें पेरोनी डिजीज आता है, जिसमें फाइमोसिस है जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कर सकता है। फाइमोसिस वो है जिसमें स्किन बिल्कुल पीछे जाती ही नहीं, और ये बहुत कॉमन चीज है। हमने अगर इस पर डिस्कस नहीं किया तो एक शब्द में बताने की जरूरत होगी कि बहुत से पुरुष आते हैं यंग एज में। यंग एज की प्रेजेंटेशन में ये अगर मैंने मिस किया है, तो यंग पेशेंट्स आते हैं 20s 30s में, उनकी शादी होने वाली, उनकी शादी हो चुकी है, नॉर्मल कंडीशन में शायद प्रेप्यूस रिट्रैक्ट होता है, लेकिन जैसे ही इरेक्शन होता है वो प्रेप्यूस मूव नहीं करता, वो प्रेप्यूस टाइट लगता है। एक तरह की पूरी मेंटल इंस्टेबिलिटी है कि अगर ये करें तो दर्द होगा। तो अगर पेनफुल इरेक्शंस है, इरेक्शंस पेनफुल है बिकॉज वहां पे इन्फ्लेमेशन है, वहां स्किन बहुत टाइट है, या पेनाइल बेंड या कर्वेचर है जो पेनफुल होता है, पेनिस में एक तरह की पेन रहती है इरेक्शन के समय या बिना इरेक्शन के समय, तो शायद इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बहुत कॉमन है। तो इस तरह की चीज जो लोकलाइज प्रॉब्लम है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें ऑपरेशन करना पड़ता है, जिसमें ऑर्गन बिल्कुल नॉर्मल लगता है, एग्जामिनेशन में कोई प्लाक नहीं है, कोई फाइमोसिस नहीं है, स्किन बिल्कुल प्लायबल है, फिजिकली और हार्मोनली अगर नॉर्मल है, तो शायद दवाइयों की यूज करते हैं। अगर कोई कारण नहीं मिलता, पता चलता है कि एक पार्टनर के साथ गड़बड़ है, दूसरे पार्टनर के साथ बहुत ठीक है, उनको काउंसलिंग करते हैं और दंपति को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। कहीं ना कहीं अगर बहुत प्रोग्रेस एंड ऑर्गन डिजीज है जिसमें डायबिटीज 10 साल से है और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, स्मोकिंग करते रहते हैं, और जहां मालूम है कि वॉस्कुलराइज फिनोमिना हो रहा है, जहां हमारी दवाइयां शायद काम नहीं आएगी, वहां कॉन्फिडेंस बिल्डिंग अप्रोच में ऊपर जाते हैं और शायद वहां सर्जरीज करते हैं, जिसमें पेनाइल प्रोस्थेसिस एक उस तरह का सर्जरी है जो मैं करता हूँ और जो हमारे मित्र करते हैं, उसमें हम इनको ट्रीटमेंट से क्योर तक ले जाते हैं। थैंक यू सर। और एक चीज है जो हम जानना चाहेंगे कि ओटीसी के बारे में, ओटीसी ओवर द काउंटर ड्रग्स के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? ओवर द काउंटर ड्रग्स मेरे ख्याल से एक इतना अच्छा पहलू नहीं होगा। हम आज किन लोगों के साथ बात कर रहे हैं? हम उन श्रोताओं के साथ बात कर रहे हैं जो शायद सोसाइटी में बिल्कुल नॉर्मल लोग हैं, जो शायद नीडी हैं और इरेक्टाइल फंक्शन की गड़बड़ के कारण इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के आज एम्बेसडर्स हैं, जो शायद इस माध्यम से अपने मित्र को, अपने रिलेटिव्स को और अपने को, और जो भी लेडीज ये वॉच कर रही हैं अपने पार्टनर्स को, शायद बता पाएंगी कि ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम की ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो कोई भी प्रॉब्लम की ट्रीटमेंट के लिए हमें उस डॉक्टर के पास जाना है। अगर हमारा कार पंक्चर हो गया तो हमें उस डॉक्टर के पास जाना जो कार का पंक्चर ठीक करता है। अगर हमारे बाल बहुत लंबे हो गए तो हम उस डॉक्टर के पास जाना जिसे बार्बर कहते हैं और अपने हमें बालों को बिल्कुल सही सपोर्ट करता है। वैसे ही ओवर द काउंटर ड्रग्स आप जाकर के किससे ले रहे हैं, किसके पास जाकर के आप क्या दवाइयां ले रहे हैं? तो ओवर द काउंटर ड्रग्स तभी आपके लायक होगा जब आपको ड्रग्स के बारे में मालूम है, जब आपको डॉक्टर ने बताया है कि क्या दवाइयां लेनी है, वो ऑनलाइन कंसल्टेशन में उन्होंने आपको बताया। अदरवाइज ओवर द काउंटर ड्रग्स, और आज जिस तरह की ड्रग्स की बढ़ती मार्केट है जिसमें हमें पता नहीं कि ड्रग्स के इंग्रेडिएंट क्या है, उस तरह के दवाई लेना और एक्सपेक्ट करना कि आप ठीक हो जाएंगे, शायद आप अपने प्रॉब्लम से दूर भाग रहे हैं, शायद उस प्रॉब्लम को प्रोग्रेस करने दे रहे हैं। तो मेरा ये पूरा एस्पेक्ट कि ओवर द काउंटर ड्रग्स लेना इस डिजीज में डॉक्टर किरण, जिसमें डायग्नोज करना एक एंड्रोलॉजिस्ट के लिए डिफिकल्ट है, जिसमें उसे सब कुछ हिस्ट्री निचोड़ के निकालना पड़ता है, फिर इसकी कोई बहुत मेजर टेस्ट नहीं होती, इस टेस्ट के द्वारा आप सचमुच डायग्नोज कर लेंगे, अदर देन वास्कुलर एनोमलीज, जहां पे ब्लड फ्लो कम है और जहां पे हम ब्लड फ्लो की
प्रॉब्लम पेनाइल डॉपलर से पकड़ लेते हैं। कोई बहुत बड़े टेस्ट नहीं बने जिसमें हम डायग्नोज कर लेंगे कि इनकी इरेक्टाइल डिसफंक्शन इसके कारण है और इनकी इसके कारण है। हम बहुत हद तक वार्तालाप पे, डिस्कशन पे, एक तरह की साझेदारी और फ्रेंडशिप और पार्टनरशिप में एक पेशेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, उनको उन दवाइयों पे डालते हैं जो हमारी एक्सपीरियंस के द्वारा और हमारी ट्रेनिंग के द्वारा हमें उस लेवल पे ले गया। तो ओवर द काउंटर ड्रग्स के मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं बोलूंगा ये प्रथा क्यों, ये प्रथा जिसमें आप अपने आप इतने बड़े गूगल डॉक्टर हैं, अपने पढ़े लिखे हैं, अपने सही डॉक्टर के पास जाकर के ट्रीटमेंट कराएं, क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम जो क्वालिटी ऑफ लाइफ डिजीज जिसमें आप पहले ही जूझ रहे हैं, उसमें क्या आप अपने हेल्थ को इस तरह छोड़ देंगे जिसमें आप ओवर द काउंटर किसी अनक्वालिफाइड आदमी की एस्पेक्ट पे कोई भी दवाई खरीद करके किस डोज पे खाना है, कैसे खाना है, कब खाना है और कब बंद करना है, ये पता नहीं है। सो ओटीसी ऐसे चीजों के लिए नहीं है। तो आज के जमाने में बहुत सी चेंजेस हो चुकी हैं। हम मेडिकल पर्व्यू और हिपोक्रेटिक ओथ में वो बताएंगे जो शायद एक पेशेंट के लिए जरूरी है। जी जी बिल्कुल सर। सर एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, क्या ये अभी आजकल जो रिसेंटली जो अवेलेबल थेरेपीज है या फिर कुछ नए इंट्रोडक्शन हुए हैं थेरेपीज में, या क्या एस्टेब्लिश थेरेपीज के बारे में क्या कहेंगे? थेरेपी इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए बहुत ही ब्रॉड बेस्ड थेरेपी है डॉक्टर किरण, हमने इस पे पिछले घंटे भर में डिस्कस की, और उसको अगर मैं संक्षेप में आपको अगर समराइज करूं तो पहला ये होगा कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन की डायग्नोसिस आपके एंड्रोलॉजिस्ट ने किया। उन्होंने देखा किस पहलू की प्रॉब्लम है, ये न्यूरोलॉजिकल है कि वास्कुलर है कि पेनाइन ऑर्गन की कैपेबिलिटी की लॉस है वगैरह वगैरह। यह आइडेंटिफाई करने के बाद ट्रीटमेंट की जो पहलू होते हैं उस पर हम आज बहुत हद तक रिलाई करते हैं ओरल मेडिसिन पे जो अवेलेबल है, जिसकी राइट डोजेजेस की जरूरत है। ऐसा नहीं कि एग्जाम कल है तो आज हमने पढ़ाई की तो कल एग्जाम पास हो जाएगा। ऐसा नहीं कि हमने एक पिल खा ली तो कल हम कैपेबल हो जाएंगे और परसों के बारे में भूल जाएंगे। हम इनकेपेबल होते जा रहे हैं, और तभी हमने बहुत हिचकिचाहट के बाद बहुत सोच साच करके फिर हम अपने एंड्रोलॉजिस्ट के पास गए। तो ऑब्वियसली ये बहुत जरूरी होगा हमारे लिए हम उन दवाइयों के बारे में जानें जो आपके एंड्रोलॉजिस्ट आपको ट्रीटमेंट करते हैं। तो हार्मोन्स की एक रिप्लेसमेंट की एक एस्पेक्ट है, जितने भी फॉस्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर हैं उनमें कौन सी दवाई आपको फिट सूट करती है, कौन सी डोज सूट करती है, और किस पहलू पे किस तरह की डोजेज पे आपको रखेंगे, वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तीसरा, ऐसे कौन से पेशेंट्स हैं जिनको इन थेरेपी से शायद काम नहीं चलेगा, और मैंने बताया कि बहुत से लोग आते हैं बिल्कुल एंड ऑर्गन इंजुरी के बाद, कोई एक्सीडेंट के बाद जिसमें नर्व और वेसल्स की इंजुरी हो चुकी है, इस तरह कोई ऊपर से गिर गया और चोट लग गया और किस तरह की सर्जरीज हुई लेकिन इरेक्टाइल फंक्शन खत्म हो गई, किसी का फ्रैक्चर पेनिस था और उसके बाद इरेक्शन बिल्कुल ही खत्म हो गया, किसी का इंजुरी इस तरह का था जिसमें ऑर्गन की इंजुरी थी, यूरिनरी पाइप की इंजुरी थी, किसी ने रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी की प्रोस्टेट की सर्जरी कराई और उसके बाद इरेक्टाइल फंक्शन बिल्कुल खत्म हो गया, जहां हम बाहर से नर्व्स को टच कर देते हैं, टच करना पड़ता है, नर्व्स तक इन्वॉल्व रहती हैं। तो इन लोगों के लिए जो ट्रीटमेंट है वो उस लेवल की है जहां पे हम इंजेक्टेबल थेरेपी ट्राई करते हैं, जहां पे हम पेनाइल प्रोसेस ट्राई करते हैं। अगर आप उस गवेषणा को देखें तो आज के लेवल पे फाइनल थेरेपी रिफ्रैक्टिव इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए शायद एक पेनाइल प्रोस्थेसिस होगा, जिसपे हम 7 दिन लगे हुए हैं, जिसमें लोगों को काउंसिल करते हैं, उनको ट्रीट करते हैं, ऑपरेट करते हुए हम पेनाइल शाफ्ट में उस तरह के प्रोस्थेसिस डालते हैं जिस प्रोस्थेसिस के द्वारा शायद इसकी ट्रीटमेंट हो सकती है। एक तरह की ये ट्रीटमेंट ही नहीं क्योर हो सकती है। तो इसकी बहुत हद तक इफेक्ट आज आ रही है, और ये जरूरी है कि आपके माध्यम से समझाया जाए कि शायद पूरी ट्रीटमेंट की डिस्कशन हो नहीं पाएगी, लेकिन हर पुरुष को ये पता होना चाहिए कि अगर आप सब कुछ में केपेबल है तो ये एक चीज चेंज हो रही है, और ये ग्रेसफुली चेंज हो रही है। अगर आपको ये चेंज दिखता है तो अपने एंड्रोलॉजिस्ट के पास अपने शहरों में टाइम पे जाने की जरूरत होगी, उनके पास वो सब कैपेबिलिटी होती है। बहुत से पेशेंट रेफर होकर यहाँ पे आते हैं जहां हम पेनाइल प्रोस्थेसिस की सर्जरी करते हैं, जहां हम उन पेनाइन सिलिकॉन रॉड्स डालते हैं या इन्फ्लेटेबल प्रोस्थेसिस डालते हैं, इसके बाद उनकी इरेक्शन कैपेबिलिटी ट्रीटमेंट ही नहीं बिल्कुल क्योर तक जाती, वो अपने आप को केपेबल पाते हैं। तो ये 1-to-1 डिस्कशन होता है एज टू हु डिजर्व्स व्हाट, और उसको फिर हम उस तरह का पहलू देते हैं, उस तरह की सपोर्टिव और क्यूरेटिव थेरेपी देते हैं। सो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज आपसे बहुत कुछ चीज़ें डिस्कस करने को और जानने को बहुत कुछ चीज़ें मिली। तो सर इफ यू अलाउ, अगर टाइम है तो कैन वी टेक फ्यू क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन चैट बॉक्स में आए हैं। कृपया कुछ जनरल क्वेश्चंस पे हम अवश्य गौर करना चाहते हैं। जी जी बिल्कुल सर। सर एक क्वेश्चन आया है कि क्या इज बोथ मेल एंड फीमेल ऑर्गेजम और एक्साइटमेंट इज रियली मैटर फॉर अ लॉन्ग टाइम इरेक्शन? उल्टा है, क्वेश्चन का आंसर ही उल्टा होगा। ऐसा होगा, देखिए द फाइनल रिजल्ट इज व्हाट मैटर्स। फाइनली आप जितना भी घर में पढ़ाई करें, जब एग्जाम हॉल में गए और रिपोर्ट कार्ड आया तो पता चला आप कितने केपेबल थे, वैसे ही उन कुछ चंद लम्हों की ऑर्गेजम के लिए ये इरेक्टाइल फंक्शन को इंप्रूव करने की जो पूरी एक्टिविटी होती है, याद रखिएगा फॉर अ फ्यू सेकंड्स ऑफ द ऑर्गेजम, जो हाफ अ मिनट ऑफ ऑर्गेजम होता है फॉर अ मेल एंड अ फीमेल, इट कुड बी कंप्लीटली डिफरेंट फिनोमेना। इसके लिए पूरी इरेक्टाइल प्रोसेस की कैपेबिलिटी उस लेवल तक ले जाने की जरूरत होती है। तो
ऑर्गेजम इज अ एंड रिजल्ट ऑफ द इरेक्टाइल फंक्शन ऑफ अ कैपेबिलिटी, जो शायद सोलो मैस्टरबेशन में या पार्टनरशिप में या सेक्सुअल एक्टिविटी में देखी जाती है। तो इसमें ये कह पाना कि हम ऑर्गेजम के लिए कर रहे हैं, नहीं, हम अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए। सेटिस्फैक्शन इज बाय अ परफॉर्मेंस डाउन देयर बिटवीन द थाइज, जहां आपको सेटिस्फैक्शन दिमाग में और दिल में आता है। तो ये शायद कुछ लम्हों की जो ऑर्गेजम होती है, जो फाइनल रिजल्ट होती है, वो आपकी इरेक्टाइल फंक्शन की एक तरह की मेजरमेंट होती है। बहुत से लोग जो और होते हैं ऑर्गेजम में, जिसमें बहुत ही अर्ली ऑर्गेजम होता है या अर्ली इजैकुलेशन होता है, ऑर्गेजम से जुड़ा हुआ टॉपिक, और बहुत ही ऑर्गेजम नहीं पहुंच पाते हैं, ऑर्गेजमिया होता है, ये अलग ही बहुत ही रिफ्रैक्टरी टॉपिक होता है। तो फाइनली ऑर्गेजम इज रिलेटेड टू एन एंड रिजल्ट ऑफ अ कैपेबल एक्टिविटी ऑफ इरेक्टाइल फंक्शन, और इरेक्टाइल फंक्शन अगर ठीक ठाक है तो हम शायद पहलू या लास्ट तक पहुंच पाते हैं। जी जी बिल्कुल। सर, एक श्रोता हमारे जानना चाहते हैं कि क्या कुछ होम रेमेडीज है जो कि इरेक्शन टाइम को इंक्रीज करना चाहती है, कर सकती है? मेरे जानने में ऐसी कोई होम रेमेडी नहीं है, और हम होम रेमेडीज के द्वारा तो जनरलाइज आंसर नहीं दे पाएंगे, लेकिन ये बताना जरूरी है कि अगर आप अपने आप को फिट पाते हैं, देखिए ये पूरी पेल्विक हेल्थ की बात है। अगर आप होम रेमेडीज की बात कर रहे हैं, आप योगा कर रहे हैं, मेंटली आप शांत हैं और फिजिकली आप केपेबल हैं, तो ये सबसे बड़ी होम रेमेडी है। आप लोगों ने कोविड टाइम्स में योगा और आसन को इतना अप्लाई किया है और अपनी फिजिकल हेल्थ को अच्छी बढ़ाई है, तो पेल्विक हेल्थ का ये एक मार्कर है, ये मेंस हेल्थ का बैरोमीटर है, याद रखिएगा। बैरोमीटर या एंड रिजल्ट या रिपोर्ट कार्ड ऑफ मेंस हेल्थ इज इरेक्टाइल फंक्शन। तो आपकी इरेक्टाइल डिसफंक्शन अगर गड़बड़ होते जा रही है, मतलब ऑर्गन या पेल्विस जिसकी ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई, ये दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिल्कुल नॉर्मल है, तो आपकी पेल्विस की ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई कैसे इंटैक्ट रहेगी? आपकी फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा। तो वो सब आसन, फिजिकल एक्टिविटी, योगा आपकी पेल्विक हेल्थ को ब्लड सप्लाई देती है, जो धीरे धीरे आर्थरोस्क्लेरोज ब्लड सप्लाई से घटती जाती है। याद रखिएगा, जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है, लिपिड प्रोफाइल बढ़ रही है, कोलेस्ट्रॉल गड़बड़ होता जा रहा है, बहुत से दूर दराज के जो ब्लड वेसल्स है जो डीप पेल्विस में और लिम्स में जा रहे हैं, जिसमें डायबिटीज भी ये प्रॉब्लम ऐड करता है, ब्लड सप्लाई घटती जाती है। वो ब्लड सप्लाई को मेंटेन करने के लिए आपकी फिजिकल एक्टिविटी, आपके योगा, आपके आसन, आपके एक्सरसाइजेस आपके हम काम के हैं। तो होम रेमेडी यही हुआ कि अपने आप को हेल्दी रखें, हेल्दी मेंटली और फिजिकली रखें, बिकॉज ये सारा कुछ माइंड से शुरू होता है। एक वो माइंड जो इसके बारे में सोचता नहीं और क्रिएटिव नहीं है, वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। जब सोचता है और क्रिएटिव और परफॉर्म करना चाहता है, फिर अगर पेल्विक ऑर्गन्स की वो हेल्थ नहीं है तो वो भी काम नहीं आएगा। तो होम रेमेडीज है टू फील हेल्दी एंड टू बी फिट, तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है और यही आपके लिए होम रेमेडी होगी। इसके सिवा कुछ खाने पीने से इरेक्टाइल फंक्शन इंप्रूव हो जाएगा, ऐसा देखा नहीं गया, ऐसा सिर्फ सोचा गया और ऐसा गूगल में पाया गया। सो थैंक यू सो मच सर। आज आपसे बात करके बहुत कुछ चीजें सीखने को और समझने को मिली। तो आज आपने आपके बिजी शेड्यूल से इतना टाइम निकाला, हमारे साथ इतनी बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और बिफोर रैपिंग अप, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू योर कंक्लूडिंग रिमार्क्स प्लीज। डॉक्टर किरण, थैंक यू सो मच। आपके क्वेश्चंस बहुत स्पॉन्टेनियस थे। बहुत अच्छा लगता है कि हम वो सब चीज कह पाते हैं आज जो हम अपने मरीजों के साथ एक कंसल्टेशन में जो उस तरह की दोस्ती होती है। कंसल्टेशन वो नहीं हो जाता है जहां हम इंटरोगेशन कर रहे हैं और एक पुलिस की तरह एक चोर से कुछ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक बहुत ही इस तरह की इशू है जहां पे हमें सेंसिटिव होना पड़ेगा एज ए डॉक्टर। हम कोई सीटी स्कैन या एक्सरे अल्ट्रासाउंड नहीं देख रहे हैं, हम एक मरीज को लाइव देख रहे हैं। एक मरीज जो अपने आप को अदरवाइज नॉर्मल बताता है, लेकिन उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन के साथ बहुत हद तक घट चुकी है। हमारा कर्तव्य होता है कि अगर हम ऐसे सब्जेक्ट को प्रैक्टिस कर रहे हैं एज अ यूरोलॉजिस्ट, एज एंडोलॉजिस्ट, जो हम यहाँ कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में करते हैं, जहाँ मरीज दूर दूर दराज से आते हैं, हमें मालूम है कि वो हर एस्पेक्ट में शायद बिल्कुल नॉर्मल होंगे और शायद ये इरेक्टाइल फंक्शन उनके लिए बहुत बड़ी रोड ब्लॉक बन रही है। ऐसे लोगों को ये जगाना जरूरी होगा कि इस तरह का जो प्रोग्राम्स आपके माध्यम से हो पा रहा है, जिसमें लुपिन और कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल की इस एस्पेक्ट को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और उनके सबसे रिलैक्स दिन में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको वो बाद में यूट्यूब पे वापस देख सकते हैं और सुन सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं। मेरा आखिरी कमेंट यही होगा कि अपना हेल्थ अपने हाथ में है। यू आर द मास्टर ऑफ योर डेस्टिनी एंड मास्टर ऑफ योर हेल्थ। पोस्टपोनमेंट इज नॉट एन एटीट्यूड आज के जमाने में। अगर कोई चीज पोस्टपोन करते हैं आप, तो मालूम है ये प्रोग्रेसिव चीज जो आपको और आपके पार्टनर को मालूम है, वो एक लेवल तक इतना पोस्टपोन हो जाएगा जहां वो इरिवर्सिबल हो जाएगा। और इरिवर्सिबिलिटी की ट्रीटमेंट उसके बाद शायद मेडिकल डोमेन में हर समय नहीं अवेलेबल होगी। तो मेरा ये हर समय रिक्वेस्ट होगा कि हम ये समझें और पहचानें कि हमारी प्रॉब्लम को अगर है तो टाइम पे बिल्कुल ट्रीटमेंट कराएं। कि आज की जो अवेयरनेस ड्राइव जो हम लोगों ने बिल्कुल इंटेंस आप तक पहुंचने की कोशिश की है,
और हम शायद पहुंचते रहेंगे। जो हम कुछ हफ्तों तक आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपके क्वेश्चंस हमें दिख रहे हैं, उन क्वेश्चंस को हम अपने तरीके से आंसर करेंगे। मेरा रिक्वेस्ट है, ओटीसी ड्रग्स आपके काम का नहीं है, होम रेमेडीज आपकी फिटनेस और आपकी मेंटल और फिजिकल फिटनेस के लिए है, आपकी पार्टनरशिप और आपका मेंटल बैलेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी प्रॉब्लम के लिए आप अपने डॉक्टर को टाइम पे मिलें, और कहीं ना कहीं वो सारे एस्पेक्ट्स जिसमें ये कड़ी को जुड़नी चाहिए, अराउजल, डिजायर, इरेक्शंस और उनकी कैपेबिलिटी, पार्टनर पार्टिसिपेशन, परफॉर्मेंस, और उसके बाद ऑर्गेजम और इजैकुलेशन, ये पूरी जो चेन है, उस चेन में कोई भी लिंक ब्रेक ना होने पाए। तो जो लोग अपने आप को डायबिटिक आइडेंटिफाई करते हैं और डायबिटीज लॉन्ग स्टैंडिंग है, अनकंट्रोल्ड है, जो लोग स्मोकर्स हैं और उनकी इरेक्टाइल फंक्शन घटती जा रही है, उनको ये सब चीजों पे बहुत गौर करना पड़ेगा। स्मोकिंग को कम नहीं करना, बंद करना पड़ेगा। डायबिटीज को कंट्रोल नहीं करना है, बिल्कुल स्टेबल रखना पड़ेगा सालों साल आपको ठीक रहने के लिए। तो इन तरह की लाइफस्टाइल चेंजेस लाने से ही आपकी ये इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल चेंज शायद बिल्कुल ट्रीटमेंट की तरफ से क्योर की तरफ बढ़ पाए। हम आपके साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर किरण, और इस तरह के क्वेश्चंस जो आपने आज पूछा है वो शायद बिल्कुल नॉर्मल लोगों के क्वेश्चंस हैं। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर दिस टुडेज सेशन। मैं अपने दर्शकों का भी बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने बहुत सारे अपनी समस्याओं को यहाँ पे हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ शेयर किया, डिस्कस किया। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हम अगले संडे को भी हमारे डॉक्टर संजय पांडे सर के साथ फिर एक नए एपिसोड के साथ, नए डिसीज के साथ डिस्कशन के लिए रेडी रहेंगे। तो हमारा अगला जो टॉपिक रहेगा वो है प्रीमैच्योर इजैकुलेशन। तो इसको सुनने के लिए और इसको जानने के लिए हमारे साथ प्लीज बने रहिए अगले एपिसोड में। अगले रविवार को 12 से 1 के बीच हम फिर से जुड़ेंगे डॉक्टर संजय पांडे सर के साथ। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू सर, एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू डॉक्टर किरण, थैंक यू एवरीबडी जो आज इस प्रोग्राम पे हैं। आपको पिछला एपिसोड जो बस्टिंग द मिथ्स ऑफ मेल फंक्शन और आज इरेक्टाइल डिसफंक्शन की पूरी बात ये आपके पास अवेलेबल है, और हम इस जरिए आप तक पहुंच के आपको बताना चाहते हैं कि ये आप अगर फिसल रहे हैं तो इसको बिल्कुल सही समय पे, सही टाइम पे इसे ठीक कर सकते हैं। मानना होगा कि आपके क्वेश्चंस बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे। हम उसे अपनी वार्तालाप में इस तरह के अंडरस्टैंडिंग में इंटरेक्शन के द्वारा कवर करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ क्वेश्चंस जो बहुत ही पर्सनल होंगे, शायद आंसर ना हो पाए, पर हम उसे आंसर करने के लिए शायद फेसबुक पे या किसी चैनल पे आपके इन क्वेश्चंस को भी आंसर करेंगे। तो आप जुड़े रहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि आप इसके बारे में जानें, इसकी मिथ्या में न रहें, और इसकी उस विशियस साइकिल में जहां आप मुश्किल में रहते हैं और मुश्किल से निकलने की कोशिश करें। तो जो पहला क्वेश्चन था, ईडी इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ द एजिंग, यस, यू शुड नॉट लर्न टू लिव विद इट, यू शुड कम आउट ऑफ इट, और उसके लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अपने शहरों में अपने डॉक्टरों से, अपने एंड्रोलॉजिस्ट के साथ मिलने की कोशिश करें। और यहाँ जब हम इस पहलू को ट्रीट करते हैं तो आप सबको सलाम करते हैं कि आप सब ने इस टॉपिक को इतना इंपॉर्टेंस दिया है, और इस टॉपिक को इंपॉर्टेंस देने के कारण ही आज मेंस हेल्थ अपने सही रास्ते पे है। थैंक यू। थैंक यू सर।